नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में और आप सभी का बहुप्रतीक्षित करंट अफेयर्स, जी हां, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर का करंट अफेयर यहां पर हम लेकर आ चुके हैं और ये आज इसका पहला भाग है, फर्स्ट सीरीज है ये। इसमें हम और अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन यहां पर बता दूं कि इसमें हम तीनों ही सेक्शन को रोज रोज कवर करने वाले हैं। मतलब आज ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, ऐसा लगभग हम 10 से 12 घंटे की हमारी क्लासेस होंगी जिसमें नंबर ऑफ करंट अफेयर्स कवर होंगे। और अगर आपने पिछले 2-3 सालों के पेपर्स को एनालिसिस किया होगा, देखा होगा, तो जो क्वेश्चन का नेचर होता है, जो पैटर्न होता है, हमने हूबहू उसको ध्यान में रखते हुए वैसे ही प्रकार के संभावित प्रश्नों को यहां पर आप सभी के लिए सजाया हुआ है। गॉट इट? तो याद रखना कि आज पार्ट 1 हम करा रहे हैं। इसमें कोई एक पार्ट, मतलब कोई एक भाग नहीं होगा। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ तीनों को ही हम लोग साथ में यहां पर कवर करने वाले हैं। जिसको जो जो जैसा जैसा नीड होगा वो प्रॉपर वहां पर उसको नोट्स बनाते चलना। उसके अलावा बहुत सारे एक्सप्लेनेशन पार्ट यहां पर आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है, हाल ही में दिसंबर 2024 में पीएम मोदी ने एमपी में बहुत प्रतीक्षित केन बेतवा लिंक नदी जोड़ परियोजना के अंतर्गत आधारशिला जो रखी है, ये किन किन राज्यों से संबंधित होगा? ये बहुत ही आसान और मुझे ऐसा लगता है कि करंट अफेयर का नहीं, ये तो क्वेश्चन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है ना? अब बोलोगे सर आप ज्योग्राफी पढ़ाते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हो। जी नहीं, कभी भी जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, याद रखते हैं, देखते हैं, तो कुछ चीजों को यहाँ पर समझना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर क्या बोला गया है, अब ध्यान से देखेंगे तो केन और बेतवा की हमने यहाँ पर बात करी है। वी आर टॉकिंग अबाउट केन इन बेतवा। और जब आप एमपी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप ध्यान दीजिएगा, है ना, तो यहां पर आप देखेंगे कि बेटा इधर वाला जो क्षेत्र है, इधर से जो नदियां जाती हैं वो चंबल और सिंध रहती हैं। यहां से जब हम देखेंगे तो केन और बेतवा हमको यहां पर नजर आता है। तो डेफिनेटली एमपी तो होगा ही, इसलिए एमपी होगा क्योंकि एमपी में हम इनॉग्रेशन यहां पर कर रहे हैं। कहां पे किया, कब किया, वो सभी हम यहां पे चर्चा करेंगे। फिलहाल जो मेन जो क्वेश्चन है उसको हम यहां पर देखते हैं। तो केन और बेतवा जो रिवर है, केन और बेतवा, ये दोनों की दोनों जो नदियां हैं, ये कहां पे होकर निकल रही है? एमपी से होकर जाती है यूपी। ये बेतवा में अगर आपने याद किया होगा या पढ़ा होगा तो यहां पर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है माता टीला। What is this? माता टीला प्रोजेक्ट कौन से नदी पर है? बेतवा पर है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे अगर मैं सही आंसर देखना चाहूं तो मेरे लिए हो जाएगा एमपी और यूपी, मतलब ऑप्शन नंबर बी, दिस इज राइट। अच्छा, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा ना, डोंट वरी फॉर दैट। बहुत सारे बच्चों को शिकायत रहती है सर हमको पीडीएफ नहीं मिलता। बिल्कुल मिलेगा। हमने बोला जैसे यहाँ पर देखो मोदी की गारंटी, वैसे इधर कोको में हमारी गारंटी कि आपको जो है इसका पीडीएफ जरूर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे ना तो बहुत सारे बच्चों को डिमांड रहता है सर फटाफट फटाफट सर फास्ट करो एंड ऑल। तो बेटा आप सबके लिए आप एक काम करना, 1x 1.25 1.5x इसमें आप भगा के देख सकते हो। दूसरा ये भी मैं कह रहा हूं कि जनरली जब हम लाइव क्लास लेते हैं ना तो आपके लिए हम आंसर का वेट करते हैं कि बच्चे आंसर बताएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर समझना हर क्वेश्चन में 30 से 40 सेकंड समथिंग लगता है। और अगर ऐसे में 500 क्वेश्चन करा दो तो आप उतने मल्टीप्लाई कर लो, उतने सेकंड्स आपके जाया हो जाएंगे, एक्स्ट्रा जाएंगे। दैट इज व्हाई मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप या तो पॉज कर लीजिएगा या आपके लिए मैं मुश्किल से 2 से 3 सेकंड थोड़ा सा होल्ड कर लूंगा, तब तक आप उसका आंसर देखिएगा। मतलब आप समझना यहाँ पर, जैसे आप जैसे क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप तुरंत अपना आंसर सोचे कि क्या आंसर हो सकता है, उसके बाद उसको लिखते चलना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मतलब पूरे को नहीं, 1 का A, 2 का B, 3 का C, ऐसा इस प्रकार से आप इसको करते चले। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इसका जो शुभारंभ है वो ऑब्वियसली एमपी में किया गया। कब किया गया? 25 दिसंबर को किया गया, है ना। कहां पर किया गया? खजुराहो पे किया गया। खजुराहो आप सभी को पता है कि बहुत ही फेमस सिटी है ये। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ के जो टेम्पल्स है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। गॉट इट? यहाँ पर ये भी चीज याद रखना कि ये जो क्षेत्र है इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पन्ना आपका नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है, पन्ना टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चा में रहता है। यहाँ पर एक बांध है जिस बांध का नाम रखा जाना है दौधन बांध, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये यहां से इनडायरेक्टली आपको प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि दौधन, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि जब लिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो कोई ना कोई एक रिजर्वायर, एक डैम या एक बांध जो है हमको यहाँ पर बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको समटाइम्स ये भी पूछा जा सकता है कि कितने मेगावाट यहाँ पर सौर ऊर्जा, साथ ही साथ जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाना है। कई बार ये ऐसे डेटा वाले प्रश्न आपको पूछे गए हैं। देखो, अगर इसको थोड़ा सा अगर शॉर्ट में देना चाहे तो क्या दे सकता है कि इस परियोजना के अंतर्गत किन नवीनीकृत ऊर्जा संसाधनों के उत्पादन की चर्चा या फिर बात रखी गई है। तो आप सिंपली आप बता देना सर कि सोलर एनर्जी एंड आपका हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रो एनर्जी या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक। बट अगर उसने डेटा पूछ दिया कि लगभग कितना संभावित है तो इसको भी याद रखिएगा 27 आपका मेगावाट, और इससे जस्ट 4 टाइम्स यानी कि लगभग 4 गुना, एग्जैक्ट तो नहीं, 4 गुना लगभग जो 103 मेगावाट किसका उत्पादन किया जाना है? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाना है। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है जब ये जोड़ा जा रहा है
तो इसको सिंचाई मतलब इरिगेशन पर्पस के लिए भी अपन यूज करेंगे, दैट इज वाई। तो कितने एरिया को यहाँ पर सिंचित किया जाना है, कितने एरिया को इरिगेटेड किया जाना है, तो लगभग 8.11 लाख हेक्टेयर जो एरिया होगा एमपी का, और लगभग 2.51 लाख एरिया जो रहेगा वो कहां का होगा, यूपी का। इसको क्या किया जाना है यहाँ पे, सिंचित किया। मैं इसलिए बता रहा हूं ये सारी चीजें आजकल कूट बना बनाकर दिया जाता है जहां पर आप कुटा जाते हो, गॉट इट। तो इस चीज को आप लोग विशेष रूप से याद जरूर रखिएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये तो बहुत फेमस और चर्चित प्रश्न है। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 की घोषणा करी गई। कितने खिलाड़ियों को, नंबर्स पूछ रहा है, ये भी कई बार आता है। आप लोग क्या करके चले जाते हो कि इस खिलाड़ी को पूछा गया, उस खिलाड़ी को पूछा गया, है ना, लेकिन कितने को दिया गया ये हम नहीं बता पाते। चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका। जी हाँ, तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 खिलाड़ियों को यहां पर दिया गया है। किनको किनको दिया गया है आइए देख लेते हैं। यहां पर देखो जी, ये सारे जितने नाम आप यहां पर देख पा रहे हैं ना, ये सबके सब बहुत ही फेमस नाम है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इन नामों में ऐसा कोई नाम होगा जिसको आप नहीं जानते होंगे, गॉट इट। चलिए तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं हरमनप्रीत सिंह, हॉकी के खिलाड़ी। ये मनु भाकर, भाई मतलब मनु भाकर को आज के डेट में कौन नहीं जानता, गॉट इट। और मनु भाकर जब बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड थे खेल वगैरह में, तो उनको जानते थे, लेकिन जैसे ही वो जब ओलंपिक में आता है उनका नाम आता है, उसके बाद जब देखते हैं अरे वाह ये तो एकदम यंग लेडी है, और स्पेशली लड़की, उसके बाद से बाकी लोगों के अच्छा अच्छा चलो कौन है देखते देखते एंड करके, तो इनका नाम तो हर कोई जानते हैं। जैसे यहाँ पर आपको देख रहे हैं जो खिलखिलाता चेहरा है वो उन्हीं का है, मनु भाकर जी का ही है, ठीक है। चलिए इसके बाद इनके लिए एक चीज और याद रखना, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो चुका है, ओलंपिक की जब क्वेश्चंस वगैरह जब हमको पूछे जाते हैं वो थोड़े से मतलब मुझे नहीं लगता कि वहां पर दिया जाएगा, फिर भी एक आधो क्वेश्चन मैं लेके आपके लिए आऊंगा, क्योंकि इन्होंने जो है 2-2 मेडल्स वहां पर जीते, दैट इज वाई ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके बारे में आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है। बाकी पहलवानों खिलाड़ियों को तो आप जानती हो। डी गुकेश, ये मतलब ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो भाई साहब आपको नजर आ रहा है डी गुकेश, मतलब सबसे कम उम्र में। अभी आएंगे सारा फैक्ट अगर अभी बता दूंगा तो आगे आने वाले क्वेश्चन में फिर हम नहीं कर पाएंगे, गॉट इट। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर बताने वाले, आगे आने वाले क्वेश्चन में भी ये सारी चीजें अपन डील करेंगे। तो डी गुकेश चेस के बहुत मतलब बेहतरीन और युवा खिलाड़ी हैं। उसके बाद प्रवीण कुमार, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी बेटा क्योंकि पैरा एथलीट है। पैरा एथलीट आप सभी को पता होगा, मतलब जो साधारण जो क्षमताएं होती हैं वो उनसे हटके अलग जो लोग रहते हैं, जो दिव्यांगजन होते हैं, इन शॉर्ट मतलब जो डिसेबल पर्सन्स होते हैं, ऐसे खिलाड़ी मतलब हाथ से हो सकते हैं, पैर से हो सकते हैं, आंखों से हो सकते हैं, अलग अलग तरीकों से जो दिव्यांग लोग होते हैं उनकी अलग से ओलंपिक स्पर्धा कराई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं मतलब अलग से उनकी गेम्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पैराएथलीट, है ना। तो पैराएथलीट के अंतर्गत ये प्रवीण कुमार, तो इन 4 लोगों को यहाँ पर दिया गया है। कुछ छोटी छोटी चीजें ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे गए हैं कि फलाने पुरस्कार की शुरुआत जो है कब करी जाती है, तो याद रखिएगा 1991-92 में किया गया है। ये जो है खेल के क्षेत्र में मतलब स्पोर्ट्स की कैटेगरी में दिया जाने वाला सबसे बड़ा, मतलब जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, अर्जुन पुरस्कार, ये पुरस्कार, वो पुरस्कार, उसमें सबसे बड़ा होता है। पहले जो इसका नाम होता था वो दूसरे नाम से हम जानते थे, इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जानते थे, लेकिन बाद में जो है इसको क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद के नाम से इसको रख दिया गया है, गॉट इट। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पिछले 4 वर्षों में याद रखना ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने कहा बहुत सारे बच्चे जो है मनु भाकर का नाम, डी गुकेश का नाम अभी सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। पिछले 4 वर्ष में मतलब एक साइकिल होता है कि इतने से इतना, जैसे WTC का एक साइकिल चलता है, 23 से 25 अपन बाहर हो चुके हैं, अब अगले साइकिल की प्रतीक्षा करते हैं, क्या पता उसमें हम लोग इन हो जाएं, है ना। तो एक साइकिल होता है, उस साइकिल में उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है, उसके आधार पर चयन किया जाता है, ना कि किसी एक प्रतियोगिता के आधार पर, ठीक है। चलिए इसके अलावा जैसे हमने यहाँ पर बात करी थी, तो 34 खिलाड़ियों को जो है यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अब आपके लिए कमेंट करके आपको बताना है, ये प्लीज कमेंट सेक्शन को विशेष रूप से आप लोग ध्यान देते रहा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो जैसे आपके लिए हमने डेडिकेशन दिखाया ना, वैसे आप हमारे लिए भी डेडिकेशन दिखाएं। करना कुछ नहीं है, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर कर देना है। उससे क्या होगा ना कि आपका जो है एक लाइक देखिएगा, मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देखा है जो आंसर्स में बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इवन मेरे से भी अच्छे तरीके से वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, और देखना वहां पे लाइक्स भी ज्यादा होती है। तो जब बच्चे देखिए, अगर आंसर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर पता तो आंसर करे, और बाकी लोग भी आंसर देखें कि क्या उनका आंसर आया कि नहीं आया, तो देखिएगा उन बच्चों के आंसर और अच्छे लगते हैं, उन बच्चे के कमेंट्स को भी आप लोग लाइक जरूर करें, इससे उनके लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन होता है। तो कमेंट करके बताना है कि भाई द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है, द्रोणाचार्य, अच्छा मैं उसमें रिप्लाई भी करूंगा ना कि किसका आंसर सही है किसका नहीं है, है ना। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो किस कैटेगरी, अर्थात मैं यूं पूछूं कि भाई वो किनको दिया जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब किनको इन द सेंस आप समझ जाओ, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो आप आंसर पे पहुंच जाओगे। किनको दिया जाता है, और ये भी बताना है कि राष्ट्रीय पुरस्कार मतलब राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में
कुल कितनी कैटेगरीज हैं? जैसे 2 कैटेगरी तो यहाँ पे, 3 तो मैंने यहीं पे बता दी। कौन कौन सा? एक खेल रत्न वाला बता दिया हमने यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद हमने आपको यहाँ पर अर्जुन बता दिया, एक द्रोणाचार्य बता दिया। ऐसे और कितने हैं, ये 2 चीज आपको यहाँ पे कमेंट करके बताने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर संभावित है, पूछे जाते हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न यहाँ पर आ रहा है। चलिए, छत्तीसगढ़ सेक्शन से हमने कहा था कि राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ तीनों ही सेक्शन को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ओके, सो प्रश्न यह है, 2024 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है? मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में इतने सारे पुरस्कार मिलते हैं, आपको लगेगा यार 2-4 ठो अगर मैं भी, मतलब मेरे भी मिल जाता तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। भयंकर पुरस्कार, स्कॉच अवार्ड, ये अवार्ड, वो अवार्ड। तुम लोग बटर स्कॉच खाते हो, इधर इन लोग को स्कॉच अवार्ड मिलता है, ठीक है ना। तो दुनिया जान के अवार्ड मिलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि खुद महामहिम कौन, द्रौपदी मुर्मू जी क्या करें, इनको प्रदान कर रही है। तो आपके ऑप्शन यहां पर दिया गया भी है, पढ़ लो कौन सा राज्य, सॉरी कौन सा जगह पर होगा। चलिए, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरदी भाटा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हरदी भाटा, ठीक है ना। दिस इज राइट आंसर। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे ये जो व्यक्ति, जो पर्सन जिनको दिया जाता है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये जो अवार्ड है वो किस व्यक्ति को। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, ध्यान से समझना, एसडीजी में भी समटाइम्स, है ना, यहाँ पर ध्यान देखना। इसका सही आंसर हरदी भाटा बताया था मैंने, ये बस्तर नहीं है, ये धमतरी ना, इसको आप लोग याद रखना, धमतरी। हरदी भाटा इज द राइट आंसर, ठीक। तो ये धमतरी में है, ठीक है, यहाँ पे गलती से बस्तर हो गया। आप यहाँ पर भी इसको आप देखेंगे ना तो आपको ये चीजें समझ आ जाएगी। अच्छा, क्यों दिया जा रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, तो याद रखना, इस सामाजिक रूप से न्याय संगत व सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत की जो श्रेणी होती है, मतलब मैंने बताया था ना, श्रेणी आपको अलग अलग होगा भाई, इस चीज का याद रखना। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एकदम यूनिक अवार्ड है और सिर्फ इसको दिया जा रहा है। भाई ऐसे 50 अवार्ड आपको दिए जाएंगे, बट ये क्यों और किस कैटेगरी में दिया जा रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि महामहिम खुद राष्ट्रपति दे रही है, इसलिए समटाइम्स ऐसे अवार्ड कई बार आपके छत्तीसगढ़ के एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक। चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ से भी कई दफा आपको प्रश्न देखने को मिले, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको बनाया गया है। इसको भी थोड़ा सा अगर आप ट्रिक से याद रखेंगे ना तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जैसे देखो, नो पॉवर्टी भाई, मतलब देखो सबके सब लोग साथ रहेंगे, एक ही टाइप के लोग हों तो पॉवर्टी हो सकती है, क्या गरीबी हो सकती है? क्या नहीं हो सकती, ऑब्वियसली। दो से याद रखना, 2 से 2 चीज से याद रख सकते हो। देखो, 2 नंबर कब लगेगा, जब कुछ खाओगे आप, है कि नहीं। अब भूखे रहोगे तो लगेगा कि 2 नंबर नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा, 2 जून की रोटी, 2 नंबर समझ गए ना, ठीक है। नहीं समझे तो पूछ लेना किसको बोलते हैं घर वालों को, 2 नंबर लग रहा है करके, ठीक। दूसरा, 2 जून की रोटी आपने सुना होगा, तो भाई रोटी मिलेगा इंसान तभी तो भूखा नहीं रहेगा ना, तो 0 होगा। इसके बाद क्या आ रहा है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब ये उत्तम स्वास्थ्य या तन। तो देखो, तन से कैसे याद रखना, ये 3 याद रख लेना, 3 दिख रहा है तो 3 से क्या हो जाएगा, तन। तन शरीर स्वस्थ रहेगा तब तो ठीक रहेगा, है कि नहीं। क्वालिटी एजुकेशन 4 से ऐसे याद रखना, शिष्टाचार। तो भैया शिष्टाचार कैसे मिलेगा तुमको, शिष्टाचार तब मिलेगा जब तुमको शिक्षा ढंग से ग्रहण होगा। क्वालिटी एजुकेशन जैसे हम लोग देते हैं, कॉम्पिटिशन कम्युनिटी इज फेमस फॉर द क्वालिटी एजुकेशन, गॉट इट। तो 4 से हो जाएगा शिष्टाचार। फिर देखना 5, भैया 5 उंगलियां बराबर है क्या, नहीं है ऑब्वियसली, दैट इज वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेंडर इक्वालिटी, मतलब लैंगिक समानता। क्या हो जाएगा यहाँ से, लैंगिक समानता, ठीक है ना ये। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। यहाँ पर क्या आ रहा है, स्वच्छता। तो देखो 6 आ गया, 6 से क्या हो जाएगा, स्वच्छता। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर अफोर्डेबल इन क्लीन एनर्जी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो 7, तो 7 किसके होते हैं, घोड़े। 7 घोड़े होते हैं सूर्य के, किसके होते हैं, 7 घोड़े होते हैं सूर्य के। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो कि भाई 7 सूर्य से क्या हो जाएगा, सूर्य से हो जाएगा आपका क्लीन एनर्जी। फिर यहाँ पे आमदनी 98, खर्चा रुपया, तो 8 नंबर किससे दिख रहा है आपको, इकोनॉमिक ग्रोथ से आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आप चलते हैं इंडस्ट्री इनोवेशन, तो नवाचार, देखो नवा, तो 9 से हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर देखो 5 और 10 लगभग समान समान, जब 5 उंगली बराबर नहीं है तो 10 उंगली कहां से बराबर होंगी, है कि नहीं। फिर यहाँ पे चलो सस्टेनेबल सिटी, 2 ठो ऐसे खड़ा कर दो, देखो 11 के जैसे दिख रहा है, 2 ठो बिल्डिंग, क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल सिटी, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, देखो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, मतलब उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग एवं। अब देखो उपभोग किस चीज का किया जा रहा है भाई, सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन करते हैं यहाँ पे, लिकर, तो 12 से याद रखना, हो जाएगा 12 आपका, ठीक है। इसके बाद क्या चल रहा है, क्लाइमेट एक्शन, 13 मतलब खतरा, तो खतरा किसको है, जलवायु को है, तो जलवायु जो प्रकार है वो 13 में हो जाएगा। फिर लाइफ बिलो वाटर, वाटर और 4, तो देखो 14 और वाटर, ये ऐसा गया। 15 जनवरी, देखो अभी आज 16 जनवरी ना,
कल 15 जनवरी था, ठीक है। तो 15 जनवरी को क्या मनाते हैं अपन? थल सेना दिवस मनाते हैं कि नहीं? थल सेना दिवस, तो यहां से हो जाएगा लैंड। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुलह, ये हो जाएगा सुलह शांति। तो सुलह और शांति किसमें? 16 नंबर में है। उसके बाद सबसे लास्ट में साथ हो जाएगा एक साथ, तो एक साथ आना यानी कि पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ऐसे आप लोगों को याद रखने हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए। तो ये आपके एसडीजी गोल है बेटा। क्वेश्चंस आता है ना कौन सा किस में है करके, ऐसा पूछा जाएगा, इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच कंट्री इज द फर्स्ट खो खो, अरे यार ये तो मतलब क्या ही बोलूं इसको, एकदम लड़का क्वेश्चन है ना। खो खो विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? बच्चा बच्चा खेलता है भाई, इसको बताओ। चलो जल्दी से बता दो, आंसर देख लो भैया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी हाँ, प्यारा भारत देश हमारा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा देश भारत। भारत में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक। तो पहला खो खो विश्व कप है 13 से 19 जनवरी तक, मतलब अभी चल ही रहा होगा, ठीक है। एम्बेसडर कौन है? सलमान भाई, इसको याद रखना यार, आप लोग लाइटली ले लेते हो उसको, भाई को, है ना, ठीक है। तो सलमान भाई इसके कौन है? ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, शुभंकर ये पूछा जाता है, मास्कोट बोलते हैं इसको, याद रखना। क्या बोलते हैं इसको? मास्कोट। तो मास्कोट कौन कौन है इसमें? यहाँ पर एक तेजस और तारा, ठीक है। तो दो जनरली देखना, कभी जानवरों के प्रतिकृतियों के रूप में जनरली इसको रखा जाता है। तो ये खरगोश टाइप आपको नजर आ रहे हैं, खरगोश और हिरन टाइप का, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंह आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो कौन कौन है यहाँ पर? तेजस और तारा। तो कितने टीमें यहाँ पर हिस्सा लेंगी भैया? 41 टीमें यहाँ पर भाग लेने वाली हैं। 21 इसमें पुरुष हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली 20 कौन हो जाएंगे यहाँ पर? महिला यानी कि विमेन हो जाएंगे, ठीक है। इसका आयोजन कहां पर किया जाना है? इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में यहाँ पर किया जाएगा। तो ये बेसिक चीजें मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको आप लोग जरूर याद रखना, क्वेश्चन के साथ साथ भी इन चीजों को यहाँ पर पूछा जाता है। चलिए, जनवरी 2025 में ब्रिक्स के 10वें सदस्य ग्रुप में किसने सदस्यता ग्रहण करी है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ब्रिक्स के जो क्वेश्चन है ना, मतलब अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठनों के जो प्रश्न है बहुत ज्यादा आपको पूछे जाते हैं, इस पे आप विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एक और चीज बताना, इसका आंसर हम बताएंगे उसके पहले पिछले वर्ष याद करो 2024 में 24 में क्या हुआ था कि एक जो भाई साहब हैं वो कहते हैं कि हमको ब्रिक्स में नहीं रहने का है। क्यों नहीं रहने का भैया? बस नहीं रहने का, तो नहीं रहने का। तो ब्रिक्स में से वो क्या कर लेते हैं? विथड्रॉ कर लेते हैं। तो वो आप कमेंट करके बताना कि वो कौन सा देश है जिसने सदस्यता ही क्या कर दी? छोड़ दी। बोलो भैया कि मेरे को ब्रिक्स में नहीं रहने का है। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि ब्रिक्स की सदस्यता त्यागने वाला देश, किस देश ने सदस्यता त्याग दिया? ऐसे होता है ना, कई बार यूएसए कुछ उसमें शामिल होता है फिर छोड़ देता है, वैसा। अभी फिलहाल कितने? 10, मतलब ये 10वां मेंबर इसमें शामिल है। चलो जी बता दो कौन सा हो जाएगा। देखो बड़ा आसान से याद रखना, ये 10वां मेंबर है, तो यहां से ऐसे भी ऐसे तो इंडोनेशिया, तो दो और सा यहां से आ रहे हैं ना, दोस, जैसे बंगाली लोग बोलते हैं ना 10 को दोस्त बोलते हैं, अमी जॉल खो करके, वैसा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्त से याद रखना कि क्या हो जाएगा आपका? इंडोनेशिया, ठीक है। अच्छा, इंडोनेशिया को इसलिए भी याद रखना है, जब हम बात करते हैं, जब हमारा G20 सम्मेलन हुआ था तो उस दौरान, अभी तो नहीं, पिछला जो ट्रॉयका था उसमें इंडोनेशिया भी शामिल था, गॉट इट। तो इसलिए उसको मतलब दो आपस में कंट्री, अच्छा इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इंडोनेशिया जो है हमारा एक अच्छा मित्र देश है, मतलब हमारे संबंध इंडोनेशिया के साथ बहुत अच्छे रहते हैं, गॉट इट। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं मैं, गोल्डमैन सैक्स के नाम आपने यहाँ पर सुना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है वो 2010 में इनकी ऑफिशियल जो है मीटिंग होती है, सॉरी 2009 में होती है। 10 में यहाँ पर पहली बार साउथ अफ्रीका यहाँ पर ऐड होता है, ठीक है ना। तो साउथ अफ्रीका के ऐड होने के बाद इसको क्या बनाया जाता है? ब्रिक्स बनाया जाता है, याद रखिएगा, गॉट इट। उसके बाद इनका ये भी याद रखना कि इनका जो सम्मेलन होता है, इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको आयोजित किया जाता है। अल्फाबेटिकल में मतलब ऐसे, है ना, BRICS, ऐसा स्टेप्स है। अच्छा, एक और प्रश्न है, ये भी चलो मैं बता देता हूँ इसका। इन लोगों का एक बैंक है बेटा, इस बैंक का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक है। क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना। और इसका हेडक्वार्टर ना चाइना में है। चलो ये आप कमेंट करके बताना कि चाइना में कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो चाइना में कहां पर है, ठीक है ना। बीजिंग में नहीं है, पहले से बता देता हूं मैं, पहले से बता दो, बीजिंग में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाइना सुनते बीजिंग जाते हैं, बीजिंग में नहीं है, ये उसी से मिलता जुलता एक देश है, ठीक है। चलो मैं बता ही देता हूं। बोले सर, अरे सर सभी आप बताओगे तो फिर हम क्या बताएंगे? तो आपके लिए है, इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। आप मुझे बताना कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के कितने सदस्य हैं भैया, ये इंपॉर्टेंट है। आप इनके सदस्य को चलो कमेंट करके बताओ। तो ये बहुत आसान से है और ये सारी चीजें पता है आप ना, थोड़ा सा सर्च, मैं आप लोगों के अंदर ना सर्च एबिलिटी डालना चाहता हूं। कैसे? ध्यान से समझिएगा। बैटरी लोग तो बताना भैया, पीछे वाले लोग, ठीक है ना। ठीक, चलो हाँ, पीछे बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं,
जनता जनार्दन पूरी बैठी हुई है, उन लोग देख रहे हैं मेरे को, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग क्लास हो रही है, तो बैटरी वैटरी लोगे तो तुम लोग बता देना। हाँ इधर देखो मेरा बैटरी लो नहीं होगा, इसका टेंशन मत लो, ठीक। तो बेटा क्या करना आप लोग ना, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं चाहता हूँ कि सर्च एबिलिटी आप लोगों के अंदर, रिसर्च शोध की क्षमता थोड़ी विकसित हो, नहीं पता करके सरेंडर नहीं करना है। अब जाओ ना यार, थोड़ा सा देखो ना, द मेंबर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। अरे सर अंग्रेजी नहीं आया हम लाते, छत्तीसगढ़ी में देख, छत्तीसगढ़ी नहीं आते हिंदी में देख, बंगाली में देख, उर्दू में देख, जिसमें देखना उसमें देखो ना भाई। यहाँ तो एआई का जमाना है। मैं एक अपने दोस्त से मैसेज कर रहा था, वो उसको हिंदी नहीं आती थी और मेरे को तमिल नहीं आता था, और इंग्लिश दोनों को आती, लेकिन दोनों की टूटी फूटी है, ठीक है। अब कैसे करें, मैं कुछ बोलूंगा कुछ और समझ लेगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो हमने क्या किया, मैं हिंदी में लिखता था, तमिल में ट्रांसलेट हो जाता था, एकदम जबरदस्त। इसलिए एआई का जमाना है, सब चीज करो, नहीं करोगे तो तुम पीछे हो जाओगे। तो इसको देखो, सर्च करो और कमेंट करो, ठीक है। चलिए मैं वेट करूंगा आप सबके कमेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण जो है, ये इनका 18वां संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये तो बताना है, उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि भैया ये जो सूर्य किरण है ना, ये किनके किनके बीच किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो यहां पर आप सभी के लिए ऑप्शन है, नेपाल, भारत, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। चलिए देखिए फटाफट। यस, सो द राइट आंसर फ्रॉम हियर नेपाल। देखो इसको कैसे याद रखना आपको ना, अलग अलग तरीके। चलो एक काम करते हैं, और भी जितने भी अन्य युद्धाभ्यास है ना उसकी भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। पहले नेपाल का बताता हूँ। सूर्य किरण भैया देखो, नेपाल जो है ना भारत के इस क्षेत्र में विराजित है, ये हिमालय वाला जो रेंज है, और सूर्य की किरणें ऑब्वियसली सबसे पहले ऊंचाई पे पहले आती हैं, तो याद रखना सूर्य की किरण सबसे पहले यदि ऊपर ही आएगा, दैट इज वाई सूर्य किरण विद नेपाल, दिस इज राइट आंसर। और इसका आयोजन भी नेपाल में हो रहा है, ये भी आपको हम बता दें, ठीक है ना। चलिए 2011 से इसको शुरू किया गया है। यूएस और इंडिया के बीच क्या क्या होता है अभी आप देख लीजिएगा, वज्र प्रहार आपको देखने मिलेगा, और युद्धाभ्यास, नाम ही युद्धाभ्यास है भाई, इसमें कंफ्यूजन मत होना, इसका नाम ही युद्धाभ्यास है। मतलब मैंने बोला ना डिफेंस एक्सरसाइज जो होती हैं वो कौन कौन सी क्या क्या करके, तो अमेरिका के साथ उसका नाम ही युद्धाभ्यास है। क्या नाम है? युद्धाभ्यास, ठीक है। चलो इसके बाद चलते फ्रांस। तो फ्रांस के साथ जो होता है ना, देखो वरुण, नाम से स्पष्ट है वरुण, ये किनके वाला हो गया? नेवी के साथ हो जाएगा। ये गरुड़ नहीं गरुड़ हो जाएगा ना, गरुड़, ठीक है, गरुड़, ठीक। तो गरुड़ किसके साथ? गरुड़ क्या होता है? ऐसे उड़ता है, गरुड़ के पंख होते हैं ना, जैसे आप लोगों के, नहीं आप लोगों के तो नहीं होते, ठीक है, फिर भी कुछ लोग उड़ते हैं ऐसे, तो जो पंख होता है ना, पंख से उड़ता है, तो गरुड़ क्या हो जाएगा आपका? ये एयरफोर्स वाला हो जाएगा। और शक्ति ये किसके साथ हो जाएगा? ये आपका आर्मी के साथ हो जाएगा, थल सेना, ठीक है। चलिए वैसे ही चलते हैं हम लोग किसके साथ, अपन चलते हैं इंडोनेशिया। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक आपको यहां पर दिख रहा है ये समुद्र शक्ति है ना, और एक हो जाएगा आपका गरुड़ शक्ति, ये वरुण नहीं होगा, ये गरुड़ शक्ति होगा, ठीक है, गरुड़ शक्ति। तो यहाँ पे बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं कि भाई समुद्र शक्ति और ये गरुड़ शक्ति, तो गरुड़ अलग है, गरुड़ शक्ति अलग है। इस चीज क्या रखना है, इंडोनेशिया के साथ रहता है। फिर वैसे ही श्रीलंका के साथ हो जाता है मित्र शक्ति, क्योंकि श्रीलंका को हम क्या मान के चलते हैं? श्री से याद रखना बेटा, देखो श्री और त्र या मित्र, ये देखो दोनों वर्ड यहाँ पे मिल रहा है। नेपाल के साथ वैसा नहीं होता ना, वो अलग होता है। तो मित्र शक्ति किसके साथ है? तुम्हारा श्रीलंका। और जहां पे ऐसे आता है ना नेक्स्ट मतलब ये सब नेवल एक्सरसाइज है, याद रखना क्या नाम है ये? नेवल एक्सरसाइज। तो श्री नेक्स्ट हो जाएगा, ये श्रीलंका के साथ तुम्हारा। यूके का ये भी याद रखना, यूके में 3 चीज है, क्या क्या? अजय वारियर, कोंकण और इंद्रधनुष, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इंद्रधनुष क्या हो जाएगा तुम्हारा? इंद्रधनुष तुम्हारा एयरफोर्स वाला। कोंकण क्या हो जाएगा? कोंकण तट से संबंधित है, मतलब नेवी वाला। अजय वारियर क्या हो जाएगा तुम्हारा? आर्मी वाला, ठीक है। चलिए इसके बाद है मालदीव के साथ। तो मालदीव में कई बार पूछा गया भैया, याद रखना एक्वेरियन। तो एक्वेरियन को तुम ऐसे याद रखना, देखो इट्स प्रोनाउंस लाइक एक्वेरियम, थोड़ा बहुत आपको लेके चलना है एक्वेरियम। और एक्वेरियम कहां पर आपको देखने को मिलेगा? एक्वेरियम आपको समुद्री क्षेत्रों में मतलब समुद्री इन द सेंस आपको जल से संबंधित है, पानी से संबंधित है ना, तो मछलियों से संबंधित है, इसलिए मालदीव जो है पूरा समुद्री क्षेत्र है, तो एक्वेरियम याद रखना, ठीक। यहां पर आप देखिएगा भारत और जापान में होता है धर्म संरक्षक, धर्म गार्जियन बोला जाता है, इसी को याद रखना है ना, धर्म गार्जियन भी बोला जाता है। गॉट इट, मतलब एक्चुअली गार्जियन ही है, तो उसको हिंदी में अपन संरक्षक बोल देते हैं। और जिम्बैक्स मतलब फिर से फिर वही, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा। तो एक्स का आपका नेवल एक्सरसाइज, जे से जापान, आई से आपका इंडिया। अच्छा एक और चीज आपको बता दो जो कई बार चर्चा में और एकदम निचट पचर्रा बोलते हैं ना इसको छत्तीसगढ़ी में, वैसा हो गया। कई बार आपको पूछा गया क्या? मालाबार, मालाबार ये किनके बीच? तो बहुत सारे बच्चे ना ऑस्ट्रेलिया को मिस कर जाते हैं,
मतलब उनको ये जरूर पता रहता है कि ठीक है सर, यूएसए रहेगा, जापान रहेगा, इंडिया इटसेल्फ ये तो रहना ही रहना है, ऑस्ट्रेलिया को मिस कर जाते हैं। रीजन इज दैट कि ऑस्ट्रेलिया कभी आता है कभी नहीं आता है। बात समझ आ रहा है? तो आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए क्या ऑस्ट्रेलिया उसमें शामिल है, होता है रहता है, तो हाँ जी होता है। समटाइम्स उसका मूड होगा या कई बार नहीं होता है। अच्छा, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब ना क्वाड नेशन के अंतर्गत आते हैं। तो इनडायरेक्टली मैं यूं बोलूं कि मालाबार एक्सरसाइज जो किया जा रहा है वो क्वाड देशों के मध्य किया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि सर मालाबार जो होता है क्या हमेशा मालाबार तट पर करते हैं? बोले ना भैया, एक चीज बताओ, जैसे हमने किसी चीज का नाम रख दिया है ना, मतलब किसी का भी, जैसे तुम्ही लोग की शादी ब्याह हो गया होगा, तो ऐसा थोड़ी यार कि तुम हमेशा अपनी मेहरारू के साथ अपने घर में रहोगे, कभी उसके घर भी जाओगे, है कभी उसके मामा के घर जाओगे, कभी चाचा के घर जाओगे, है ना, उसके एक्स के घर बस बन जाना भाई, ने तो पिटाई हो जानी, ठीक है। तो जाओगे ना तुम लोग, सबके घर जाओगे कि नहीं जाओगे? तो वैसे यहाँ पे भी जाता, ठीक है, नाम रख दिए भैया, हम बड़े लोग हैं, इंडियंस लोग बोले यार तुम्हारे पॉपुलेशन अच्छा, मालाबार नाम भी अच्छा लग रहा है, उन लोगों को लगा बार 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 है ना, इट साउंड्स गुड करके, ओ या इट्स गुड टाइम करके, है ना, तो उन्होंने रख दिया, चलो ठीक है मालाबार। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर होता है, ये आपका सभी जगह पर हो सकता है। कभी उधर प्रशांत महासागर में होता है, कभी उधर जापान के आसपास, कभी ऑस्ट्रेलिया के पास, तो कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये विभिन्न युद्धाभ्यास को आप लोग को याद रखना है, इसको देखना जरूर है। चलिए भैया, अगला प्रश्न आ रहा है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? चलिए भाई, जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, जस्टिस अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम, जस्टिस अरुण मिश्रा। अब देखो, आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूं भाई, मैं एकदम प्योर सेकुलर आदमी हूं ना, ऐसे मत बोलना कि मैं ट्रिक बता रहा हूं तो सर आप तो इसकी बात कर दे करके। देखो, आप लोग ये याद रखिएगा, वर्ष 2024 है वो आपका प्रसिद्ध था राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, गॉट इट। अब मानवाधिकार आयोग की हम लोग यहां पर बात करते हैं, यहां पर भी आर और सी आर है, तो रामचंद्र ऐसे आप याद रख सकते हो, मतलब ये याद रखने के तरीके मात्र हैं इस समय के लिए। क्योंकि देखो यार, रामचंद्र में इसलिए क्योंकि यहां पर राम सुब्रमण्यम आपके बनने वाले हैं, गॉट इट। अब देखो, हो सकता है कल के डेट में कोई मुस्लिम व्यक्ति बन जाए, कोई क्रिश्चियन बन जाए, कोई सिख बन जाए, या कोई और दूसरे नाम के व्यक्ति, जैसे मैं ही बन गया मान लेते हैं, तरुण रंजन, ठीक है ना, तो उसके लिए आप नया ट्रिक बनाओगे, ऑब्वियस सी बात है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष करके। अभी ये बना, दिमाग में आ गया, मेरे को अभी याद रखते हैं, कहानी खत्म ना, उतने के लिए, मतलब आम खाओ गुठली मत गिनो। क्योंकि देखो यार, ये सब तो तुमको वैसे भी मिल जाता, तुम क्लास इसलिए आए हो ताकि तुमको ये चीजें याद हो, तो वो याद कराने का एक तरीका है। अब दोबारा कभी भूलेगा नहीं, भूल के दिखाओ। तो आरसी से याद रख लेना, रामचंद्र, तो कौन है भैया? रामचंद्र यहाँ पर। अच्छा, रस्तोगी नहीं होगा ना, राम सुब्रमण्यम। अच्छा, ये न्यायमूर्ति सर, एक बाकी जस्टिस लिख रहे, एक में न्यायमूर्ति लिख रहे, भैया वही है, गंगाधरी शक्तिमान है ना, जस्टिस बोलो चाहे न्यायमूर्ति बोलो। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर तुमको एनएचआरसी का यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष यदि बनना है, तो उसके पहले क्या आना चाहिए तुमको? पहले मतलब तुमको एक जस्टिस होना चाहिए। मैं तो जस्टिस नहीं हूं तो मैं नहीं बन पाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक ना। आप यदि जस्टिस हो तो आप बन पाओगे। तो भाई साहब जो है, ये है आपके जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। क्या क्या होता है थोड़ा सा देखिएगा। ये एक आपका वैधानिक निकाय ही, ठीक है। स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 को करा गया था। स्थापना कई बार आप लोगों को पूछा जाता है। संरचना यानी कि जो फॉर्मेशन होता है, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य यहाँ पर होने वाले हैं। कौन करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट कौन ला रहा है, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। तो कौन होंगे भैया? इसमें याद रखना, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता, मतलब ये पीएम भाई साहब तो होने ही होने। इसके अलावा 6 सदस्य और होंगे और राष्ट्रपति द्वारा इसको किया जाएगा। सिफारिश इन लोग करेंगे। आप ऐसे समझना यार, वैसे भी पॉलिटी पढ़ते हो, यहाँ पर पॉलिटी पढ़ाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि वो जो रहते हैं भाई साहब जो रहते हैं, अच्छा हाँ ये राइट वाला है तो थम लगाएंगे, लेकिन सिफारिश जो ये भाई लोग करने वाले हैं। तो भाई लोग में कौन कौन होने? पीएम हो गए, 6 सदस्यीय समिति। 6 सदस्यीय समिति में ऑलरेडी कौन होने वाला है? पीएम होने वाला है। मेन नाम देख सकते हो, लोकसभा का अध्यक्ष है, राज्यसभा के उपसभापति है, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता यानी कि मेंबर ऑफ अपोजिशन ऑफ द बोथ द हाउसेस। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री मतलब अमित शाह जो वर्तमान में है, ये सारे के सारे लोग की सिफारिशों पर क्या। हालांकि आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा सा बायस जो होता है, क्योंकि देखो लोकसभा का अध्यक्ष उन्हीं की टीम से होने हैं, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता इसको बस हटा दो, गृह मंत्री उन्हीं की टीम से होने, पीएम उन्हीं की टीम से होने। तो कहीं ना कहीं बायस तो नहीं बोलेंगे, बट ठीक है, उनका वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है। और हो भी क्यों ना भाई, चुनाव जीता है किस लिए जाता है? ताकि इन सब चीजों को हम थोड़ा सा अपने अंडर या अपने फेवर में, अपने पाले में अपन ले सके, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं इनका कार्यकाल कब होगा। भैया जब अपॉइंट कर रहे हो तब 3 वर्ष या 70 साल। कहने का तात्पर्य यह है, मान लेते हैं भाई साहब की जब नियुक्ति होती है उस समय इनकी आयु चल रही है 68 वर्ष, ठीक है ना।
तो ये 70 होते क्या हो सकते हैं, ये तुरंत रिटायर हो जाएंगे, मतलब उसके बाद अब ये नहीं रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि 70 के बाद जो दिमाग थोड़ा काम करना बंद कर देता है, इसलिए आपको मानवाधिकार जैसे बड़े पदों पर 70 के बाद हम आपको अपॉइंट नहीं कर सकते। अच्छा सर 70 क्यों, बाकी जगह 60 62 65 एंड ऑल है करके, तो भाई ज्यादातर रिटायर्ड लोग ही तो जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। बाकी सब प्रोफेशन ठीक है भाई, डॉक्टर और वकील, मतलब ये लॉ वाला जो प्रोफेशन ऐसा है ना कि तुम ऐसे सैया पे भी लेटे रहोगे ना, जैसे डॉक्टर है खुद लेटा है लेकिन हाँ दवाई लिख देना है ऐसा, मतलब उसकी बात को मानी जाएगी। वैसे ही वकील जो है, वकील सैया पे लेटे फिर भी हाँ ये पेपर साइन कर दो ये कर दो, मतलब वो जो वजन होता है। और शिक्षक, 3 ऐसे प्रोफेशन होते हैं बेटा, याद रखना जिंदगी में, जो अंतिम समय तक काम आते हैं। मतलब समझ रहे हो, तुम विधायक थे नहीं थे, तुम कहीं के बाबू थे, एसडीएम थे, डीएम, कलेक्टर, जो भी व्हाटएवर, लेकिन ये 3 ऐसे प्रोफेशन है जो जिंदगी भर तुम्हारे काम आते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया ना भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए भैया। अगर ये सारी चीजें अगर हैं, मुख्य न्यायाधीश कहाँ का हो सकता है, आपका हाई कोर्ट का, और जो सुप्रीम कोर्ट है वहां का जो नॉर्मल जो न्यायाधीश होते हैं वो होने चाहिए। अगर ऐसे हैं तभी आप इसकी अर्हता प्राप्त कर सकते हैं, तब आप यहाँ पर बन सकते हैं। चलिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में छत्तीसगढ़ के किस प्राकृतिक स्थल को विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के तौर पर जो है वो दर्जा दिया गया या फिर मान्यता प्रदान करी गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है, आंसर यहाँ पर बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, केदारेश्वर शिवलिंग है, मणेश्वर शिवलिंग है, बुधेश्वर नाथ है, और यहाँ पर कुलेश्वर है। मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा नाम है जो थोड़ा यूनिक है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है तो आप लोग क्वेश्चन को पॉज कर लेना, हम फटाफट थोड़ा सा आंसर यहाँ पे हम बढ़ने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका मधेश्वर पहाड़, जो कि आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, कुनकुरी पे, जशपुर वाले रीजन पे। गॉट इट। चलिए अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द 2024। सारे ये तो वही है हमारे जो भाई साहब जो है वो बोलते हैं कि हम जलवायु समझौता को नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे। 2 बार सेकंड टाइम राष्ट्रपति चुन के भी आ चुके हैं, ऑब्वियस ही बात है। 2016 में भी चर्चित रहे थे काफी, है ना, तो डोनाल्ड ट्रंप। गॉट इट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2016 में भी मैंने बताया था ना कि ये ऑलरेडी उसमें ये चुने गए थे। टाइम काफी फेमस है बेटा, याद रखना। समटाइम स्पोर्ट्स पर्सन लोग भी अवार्ड दिया जाता है, तो जो थोड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते हैं उन लोगों को यह दिया जाता है। हिंदी भाषा के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? वैसे देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना, गिन के 2-4 भाषाओं में ज्यादा दिया जाता है। हिंदी देख लेना, कन्नड़ देख लेना, मलयालम देख लेना, संस्कृत देख लेना, ज्यादातर इन सब में आपको पूछा जाता है, ठीक है। मतलब जो आपके ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वहां से आपको दिया जाता है। किनको दिया गया है? सूर्यबाला, गगन गिल, चंद्रबाला या फिर किरण मजूमदार? तो देखो जी, ये जो दिया गया ना गगन गिल को दिया गया, और क्यों दिया गया ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट, कई बार ये भी पूछा जा सकता है। तो मैं जब तक आई बहार, ठीक है, इसकी रचना बाहर सॉरी बाहर नहीं बाहर है ना, वही तो मैं सोचा कि ये बाहर, ये तो वही हो गया ना, बहारो फूल बरसाओ, है ना। तो इसके लिए हमारे कंटेंट टीम को सादर धन्यवाद, ठीक है ना, इस प्रकार की त्रुटियों के लिए, क्योंकि ऐसी त्रुटियां कई बार क्या होती है ना कि हमको दिखाती है कि बेटा आपको थोड़ा सा अपने पे भी भरोसा करना होता है। अच्छा ये भी सही चीज है ना, यहाँ से आप देखिए, मैं जब तक आई बाहर, वही मैं सोचा कि मैं बाहर है ना, बाहर कैसे हो सकता है करके। गॉट इट। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर, बाहर नहीं होगा बाहर, क्योंकि हाँ सच में ऐसे क्वेश्चन वो बनाएगा, याद रखना, वो लिखेगा बाहर, बहारों, ठीक है ना, बाहर, तो आपको याद रखना बाहर। अच्छा ये भी आप लोग देखिएगा, मैंने बताया था कि 8वीं अनुसूची में जितने भी आपकी 22 जो भाषाएं होती हैं उनको यह पुरस्कार क्या किया जाता है, दिया जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं में ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको समझ आ जाएगा कि अंग्रेजी आपकी उस 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन पीएससी में ऑलरेडी पूछा गया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन हम करने वाले हो सकते हैं आज या कल, पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन वो क्वेश्चन बना हुआ है। मुझे याद है कि अभी हाल ही में जो क्लासिकल लैंग्वेजेस को जो है दर्जा दिया गया, उसको भी हम लोग देखने वाले, टोटल नंबर एंड ऑल, वो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ऑफिशियल और आपके क्लासिकल दोनों में अंतर होता है जी, ऑफिशियल अलग है और क्लासिकल अलग है। और संयोग की बात आप ध्यान दीजिएगा, ये वो 11 और ये 22, जस्ट मस्त डबल, डेटा भी बढ़िया आपका बन गया है। पहले 5 हुआ करता था तो थोड़ी दिक्कत होती थी, 4 साउथ के और 1 संस्कृत, अभी 5 को और ऐड कर लिया गया है, तो यहां से आपके हो जाएंगे आपके सॉरी 5 to 6, तो 10 या 11 समझेगा, अपन देख लेंगे, खैर डोंट वरी फॉर दैट। तो ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जा रहा है, 22 ऑफिशियल और अंग्रेजी और राजस्थानी में। प्रारंभ कब? 1954 से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है भैया, छत्तीसगढ़ सेक्शन से हम लेते हैं। यहाँ पर हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया है छत्तीसगढ़ की हेमवती नाग, कोंडागांव से हैं, ये बिलोंग करती हैं, इनको दिया है। तो इसका खेल मतलब कौन से खेल से, कौन से स्पोर्ट से संबंधित है? चलो यार देख लो, आंसर बताओ। बैडमिंटन, जूडो, शूटिंग या क्रिकेट?
तो ये जो बालिका है आप लोग ऐसे याद रखना, देखो हेमवती नाग, नाग सरनेम आपने नाग नरेशिया जनजाति भी पढ़ी होगी आपने, है ना, शी इज ट्राइबल गर्ल, याद रखना, कोंडागांव से बिलोंग करती हैं। एंड ये जूडो की बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये, ठीक है, कई बार इसका नाम और भी चर्चा में आ चुका था। सो जूडो, जैसे आप इनकी वेशभूषा भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी, है ना। ये आप टेंशन मतलब भाई ये दूसरे लैंग्वेज में लिखा है, मेरे को भी नहीं पता, शायद पंजाबी टाइप दिख रहा है, ये क्या है आई डोंट नो, ठीक है, तो डोंट वरी फॉर दैट, ठीक। सर ये सब का भाषा सर हमारे यहाँ नहीं चले करके, भैया ठीक है, तुम्हारे यहाँ नहीं चले हमारे यहाँ नहीं चले, दूसरा आज देखिए, गॉट इट। आप इस बालिका को देखिएगा, इनकी वेशभूषा से आपको समझ आएगा, खेलो इंडिया का यहाँ पर लोगो भी इनके लगा हुआ है ये, ठीक है। तो ये जो है जूडो कराटे से संबंधित है, इनको जूडो में जो है ये दिया गया। तो स्पोर्ट्स, अच्छा इसमें आप लोग ना ऐसे मत याद रखना बेटा, कभी भी क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो ना, ये नहीं कि सर ने पढ़ा दिया ये आ गया, भाई क्वेश्चन वाइस वर्सा भी देते हैं। वाइस वर्सा का मतलब आपको ऐसा दिया जाएगा कि ये जो है हेमवती नाग किस जिले से बिलोंग करती है, तो आप कोंडागांव ये प्रॉपर याद रखिएगा, है ना। अच्छा दूसरा, अब देखो बड़ा आसान है, नाग और कोंडा, एनाकोंडा है कि नहीं, तो ये आपको भूलेगे नहीं, ठीक है। कैसे नाग है और ये कोंडा, तो भाई नागों की एक प्रजाति है ये, मतलब जो भी बोलो सांपों की प्रजाति, तो वैसे आप याद रख सकते हो इसको अदर वे में नहीं लीजिएगा, केवल याद करने के तरीके। कई बार भाई ऑब्जेक्शन कर देते लोग, अरे नहीं 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 आप रेसिज्म टिप्पणी कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे, नहीं भैया सॉरी फॉर, घुलंड के पांव तो नहीं पढ़ सकता क्योंकि दिखूंगा नहीं, है ना, बट ऐसा मेरे कोई इरादा नहीं है, ये केवल याद रखने के लिए है, ओनली फॉर रिमेंबर, गॉट इट, ऐसे आप याद रखिएगा। अच्छा फिर नाम तो वैसे याद रखना, हेमवती, नाम याद रखने के आपको हेमवती। साइलेंट कर दो जी उसको, साइलेंट दिखाओ, किसका फोन है, जिसका भी फोन हो है, अच्छा ठीक है, चले हाँ भाई आगे देखते हैं। सो जूडो का यहाँ पर, जूडो इज द राइट आंसर फ्रॉम हियर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे तो सारे फैक्ट्स आप लोगों को याद रखते हैं। हाँ जी, 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है, ये बड़ा आसान है यार, देखो पहले जो है इसके पहले वाला जो गोवा में हुआ था, ये वाला कौन सा है आंसर, मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, आप लोग ये उतार नहीं है ना, ये मैं फिर से सादर धन्यवाद ज्ञापित करूंगा यहाँ पर, इट इज उत्तर प्रदेश, ठीक है, उतारना नहीं है भाई इसको, उत्तर प्रदेश है। आप लोग एक चीज याद रखना, यहां पर जैसे हम जो क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं, जहां पे लगेगा ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, आप क्वेश्चन देखते ही आप क्या कर सकते हो, आप पॉज कर लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हम फटाफट आंसर अपन करते जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाना है वो हो जाएगा आपका यूपी, सॉरी ये ऑप्शन के कारण था, ये उत्तराखंड हो जाएगा, दिस इज राइट आंसर। पीडीएफ मिलेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पीडीएफ के लिए भाई हमारे 2 टेलीग्राम चैनल्स हैं, याद रखिएगा पीडीएफ, एक है कॉम्पिटिशन कम्युनिटी CGPSC, आप इसमें जुड़िए, वहां पे पीडीएफ मिलेगा, और एक और है मेरा टेलीग्राम चैनल है GS विद तरुण सर, आप इसमें जुड़िए, ठीक है, यहां पर आपको पीडीएफ प्राप्त होगा, आप प्लीज यहां पर आप दोनों में ऐड हो जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक। चलिए तो इसका यहां पर हम देख लेते हैं कि भाई 28 जैन से आपका 14 फरवरी तक ये चलने वाला है, आयोजन उत्तराखंड मैंने बता दिया। शुभंकर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मास्कोट के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं कि मास्कोट क्या है कैसा है करके, तो मास्कोट के अंतर्गत आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये एक मयूर, एक मोर टाइप का, आपको ऐसे नजर नहीं आएगा भाई, अब मोर ऐसे थोड़ी खड़े हो जाएगा, ऐसे थोड़ी आएगा मोर, है ना, मोर जो है वो एक्चुअली हम लोग जनरली वो बनाते हैं उसका, ठीक है ना, मोर तो भाई उड़ता है ना, मोर ऐसे थोड़ी खड़े हो जाएगा, ऐसे थोड़ी सैल्यूट करेगा, ठीक है। तो ये जो ये मोर टाइप का ही एक है, उसकी जैसा दिखता है, तो उसको हम लोग मौली के नाम से यहाँ पर जाने हैं, उसको लोग जरूर याद रखिएगा, इसके राक्षी पक्षी मोनाल, ठीक है, तो मोनाल के नाम से ये टैगलाइन है, संकल्प से शिखर तक, ये सब चीज आपको याद रखना है। मसाल तेजस्वनी, टोटल नंबर ऑफ जो गेम्स है वो कितने हैं, 38, ठीक। चलिए 37 कहां पर था, आपको गोवा में किया गया था, ओके नाउ। हाल ही में संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के क्या बने हैं, नए गवर्नर यहाँ पर बने हैं। अब आपने बताना है कि भैया ये जो भाई साहब जो हैं, है ना, ये कौन से नंबर के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, एंड योर ऑप्शंस आर हियर 23, 24, 25 एंड 26। इसलिए बोल रहा हूं ना कि कई बार, जैसे पता है लास्ट टाइम जो एक क्वेश्चन आया था, कैग वाला जो क्वेश्चन आया था, मुर्मू वाला, सबको पता है कि मुर्मू भैया बने, क्योंकि एक बार और क्वेश्चन उनपे पूछा गया था जब वो शायद जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे, आई गेस, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जम्मू कश्मीर के थे, शायद मुझे याद आ रहा है, 99% श्योर हूं, तो गवर्नर थे, तब एक बार क्वेश्चन बना था, तो मुर्मू भैया फेमस है करके, अच्छा मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति भी आ गई, तो मुर्मू नाम थोड़ा चल गया। तो भाई साहब पीएससी ने क्वेश्चन ऐसे कर दिया कि कौन से नंबर के सीएजी बने हैं, अब समझ रहे हो, तो वो हमारे लिए थोड़ी दिक्कत होता है। तो ये तो सबको पता है कि जी संजय मल्होत्रा जी यहाँ पर बन रहे हैं, बट नंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नंबर के लिए आप लोग याद रखना, बड़ा प्यारा डेटा है ये। अभी आप लोग क्या मनाओगे जनवरी में, 26 जनवरी,
तो बता देना भैया 26वें नंबर के क्या बनने वाले हैं ये आपके आरबीआई के गवर्नर। इसके पहले कौन थे वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मतलब इसके पहले की जो गवर्नर कौन थे वो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। बड़ा ही कॉमन नाम है। और ये भी आपको बता दूं कि आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, हालांकि ये सब इकोनॉमी का पार्ट है, ये सब बताने चलूंगा तो पूरा लेक्चर ऐसे हो जाएगा, फिर भी आप लोग याद रख लेना। इसमें टोटल 6 सदस्य रहते हैं, इनको हर एक 2 महीने में क्या करना रहता है, ये मैं लिखा नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इसको लिख लेना आप लोग। क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हर 2 महीने में मिनिमम इनको मीटिंग करनी होती है, यानी कि साल में इनको 6 बार चाहिए। 6 सदस्य होंगे, 6 में से 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं, 3 जो है केंद्र सरकार के होते हैं। इन 3 में से एक खुद गवर्नर होता है और 2 जो रहते हैं वो डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। बट आप लोग ये मत सोचना कि केवल 2 ही डिप्यूटी गवर्नर होंगे, टोटल 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। बात समझ आ गई? चलो नहीं समझ आया तो लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? देखिए जब स्टार्टिंग की जब हम यहाँ पर हम बात करते हैं तो पहले हमारे जो भाई साहब थे, स्टार्टिंग में जो एक समिति जो बनाई गई थी रामनाथ कोविंद जी, उसको उनकी अध्यक्षता में सौंपा गया था कि देखिए थोड़ा क्या है मसला संभालिए करके। बट राइट नाउ यहाँ पर हम जो बात करते हैं वो जेपीसी की बात करते हैं, संसदीय संयुक्त समिति। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जिसको बोला जाता है जेपीसी, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कमेटी होती है, कई बार क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पॉलिटी वाले सेक्शन से पूछा जाता है ना। तो जेपीसी यहाँ पे याद रखना, राजीव, संजय, संजीव खन्ना और पीपी, तो यहाँ जेपीसी पी आप निकाल लो, यहाँ पी और सी। देखो मतलब कितने आप लोगों को याद हो करके इन लोग ऐसी नाम रखते हैं, पता है, समझ रहे हो? मतलब जेपीसी, इसका नाम में भी है पीपीसी करके। देखो मतलब जिंदगी में कभी भूलेगा तुमको नहीं भूलेगा भाई, ये मैं फिर से बोल रहा हूं, ये अभी के लिए है। मतलब आप ये मान के चलो ना, बार बार आप जब याद रखते हो ना ये सब डेटा को, ये तुरंत के लिए है। आज याद रखे, 2 महीने 4 महीने बाद बासी भाई, ये बासी वाले डेटा है, आज याद रखो खत्म कहानी, तो आपको दोबारा कभी भूलेंगे नहीं, याद रखना है ना। जेपीसी की हमने बात कर ली, पीपीसी तो कौन हो जाएगा? पीपी चौधरी। यहाँ पर कौन हो जाएगा? पीपी चौधरी। तो ये देखो इनका काम क्या कह रहे थे, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी यहाँ पर देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन मैंने यहाँ पर जैसे बता दिया था। रामनाथ कोविंद जो है एक बार है ना, उनकी समिति का जो गठन 2023 में यहाँ पर किया गया था, ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित। और इसमें टोटल 27 सदस्य और 12 जो सदस्य, और ये सब जो पार्ट है ना बेटा, ये ऑलरेडी पॉलिटी वाला पार्ट है, तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ऑलरेडी पॉलिटी में आपने इसको पढ़ा हुआ है। ये संविधान संशोधन वाला ये पार्ट आपको, ये सब आपको याद रखना, ये सब आप लोगों को पूछा जाता है, कौन से अनुच्छेद में जोड़ा जा रहा है। आप लोग को ये कभी मत सोचना सर अनुच्छेद तो इतने सीमित हैं, उसमें फिर कोई नया अनुच्छेद आता है तो सर क्या उसको फिर संख्या जैसे मान लेते 360 हुआ तो 370, फिर 400, 500 ऐसा होता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, उसी में ए बी सी डी ऐसा करके जोड़ा जाता है, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि 243 आया स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में भले हुआ होगा, लेकिन अब बाद में जब ऐड करते हैं ना उसके अनुच्छेद जो रहते हैं उसमें एबीसी एंड ऑल ऐसे करके जोड़ा जाता है। तो ये सारे पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, पॉलिटी वाला पार्ट ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिया गया है। चलिए ISFR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हाल ही में जो जारी किया गया है इसमें 36 हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन एवं वन आवरण क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसमें 2 चीज आप लोग याद रखें, हालांकि फॉरेस्ट रिपोर्ट वाला एक अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं इसी में आप लोगों को कवर करवा दूंगा। देखो 2 कैटेगरीज दिया जाएगा, वन आवरण और एक होगा वन एवं वृक्ष आवरण। ये इस बार थोड़ा यूनिक है भाई, पहले क्या होता था वो भी आपको बता दूं मैं, थोड़ा थोड़ा ना इन लोग टर्मिनोलॉजीज को चेंज करते जाते हैं, यानी कि फॉरेस्ट कवर और ये हो जाएगा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, बस शॉर्ट में याद रखना एफसी और एफटीसी, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर जो है वो कहानी अलग है, अभी फिलहाल क्या पूछा गया आपको? फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो यहां पर छत्तीसगढ़ जो है ना वो पहले नंबर पर है। पहले क्या आता था मैं आपको बता रहा हूं, पहले आता था वन आवरण आता था और वन क्षेत्रफल आता था, ये दोनों अलग अलग चीजें होती थी। फॉरेस्ट कवर आता था और फॉरेस्ट एरिया आता था। अब क्या करिएगा, इसको इन्होंने वन आवरण किया है और वन एवं वृक्ष आवरण किया हुआ है, मतलब यहाँ पर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की यहाँ पर इन्होंने बात करी है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट नंबर पे है, यानी कि छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर आएगा। इसमें कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, इस डिटेल को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ ऑलरेडी जब मिलेगा तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक। चलिए ये देखो आ गया क्वेश्चन, चंबल काली सिंध पार्वती नदी जोड़ो परियोजना का हाल ही में शुभारंभ किया गया, यह परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है? अब बेटा ऐसे क्वेश्चन को ना आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस से आपको बनाना है। तो थोड़ी देर पहले मैंने हिंट दिया था, अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी भाई, ये जो प्रश्न है ना ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स। अब कैसे पता चलेगा? देखो चंबल काली सिंध, और ये सब काली सिंध और पार्वती सब उधरी जाके मिलनी, किनसे? चंबल से जाके मिलनी है। सिंध की बात नहीं कर रहा, सिंध अलग है, काली सिंध अलग है, सिंधु अलग है, तीनों अलग अलग चीजें, समझ आ रहा है? ऑडियो वीडियो इज ओके? हाँ
सिंध अलग है, काली सिंध अलग है, ठीक है ना। आपका क्या बोलते हैं, सिंधु, ये भी अलग है। तो यहां से आप देखोगे तो यार ऑब्वियस सी बात है, एक राज्य तो एमपी हो जाना है, यूपी नहीं होना है, ठीक है। महाराष्ट्र इधर जा ही नहीं रहे हैं, गुजरात छोड़ दो कहानी, एमपी बचा और राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर डी दिस इज राइट आंसर। बोले सर दिख नहीं रहा है, तो इधर देख लो ना यार, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो कर ही सकते हो ना। अब ऐसे बोलोगे कि मेरे कुछ दिख ही नहीं रहा है, अरे माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, माँ नहीं दिखाई दे रहा है, वैसा मत करो, थोड़ा सा देख लो इधर, ठीक। चलो, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। इसमें बाकी चीज यहाँ पे कब स्टार्ट किया गया है, इसको स्टार्ट किया गया 17 दिसंबर। कौन कर रहा है भाई, अगेन पीएम मोदी। देखो मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे लोग बोलते थे अरे पीएम मोदी जो है ना खाली रेल का उद्घाटन करने के लिए आते हैं, बाकी का नहीं आते करके। अरे भाई वो सब चीज का उद्घाटन करने आते हैं, एक बार तुम लेटर तो लिखो उनको, ठीक है, लेटर लिखो, तुम्हारा फिर उद्घाटन करने आएंगे, ठीक। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा मतलब एक एक चीज को आप देखोगे यहाँ से समझ आएगा। पार्वती, काली सिंध, चंबल, मतलब समझो, मतलब क्या बेहतरीन। अब देखो ये भाई साहब थोड़ा सा वो करते हैं, मतलब इनका जो तरीका ना बड़ा यूनिक है। मतलब कैसे समझ आ रही है, इधर पार्वती दिख रहा है, इधर चंबल दिख रहा है और इधर काली सिंध दिख रहा है। मतलब थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, अपन लोग क्या करते हैं खाली फोटो खिंचाने के लिए, अरे भाई थोड़ा यूनिकनेस है। मतलब ये बंदा ना थोड़ा सा चीजों को इंटरेस्टिंग बना देता है। मैं तारीफ भी नहीं कर रहा हूँ, बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ आपके समझने के लिए। मतलब आप समझो ना जी, ये खुद बड़ा वाला घड़ा रखे हैं, इसमें क्या क्या दिख रहा है, पार्वती, काली सिंध और चंबल। इधर पार्वती इधर चंबल है, खुद क्या बन गए, काली सिंध बन गए और उसको डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि भाई हम सबको क्या कर लिंक कर रहे हैं ऐसा। तो इनसे भी चीजों को आपको समझ आ जाता है। अब ये भाई साहब ये और ये कौन है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। दोनों बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं ये दोनों, है ना। और ये भाई साहब कौन है, ये कत्था कलर देख लेना भैया, कलर की पहचान थोड़ी मेरे को कम है, कत्था है मरून जो बोलते हो। और ये थोड़ा सा ब्राउन, मतलब गमछा वाला, गमछा तो ये डाले तो गमछा वाला, और ये थोड़ा सा कत्था मरून, ये बहुत फेमस और स्ट्रॉन्ग व्यक्ति, याद रखना मध्य प्रदेश की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इन दोनों के नाम जो है कमेंट करिएगा। ऑलराइट, तो राजस्थान के कितने जिलों को बेटा, ये राजस्थान के 21 जिलों को जलापूर्ति यहाँ पर किया जाना है। इसके अलावा एमपी वाले रीजन में भी क्या किया जाएगा, यहाँ पे जलापूर्ति करी जाएगी, ठीक है। तो ये आप डेटा सब लोग याद रखिएगा। चलिए, जिसकी मैं चर्चा कर ही रहा था, क्वेश्चन आ ही गया कि विश्व चेस चैंपियनशिप 2024 का जो खिताब है वो किसने जीता है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए, विश्वनाथन आनंद, प्रज्ञानानंद, कोनरू हम्पी या फिर डी गुकेश। मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है भाई, ये मतलब बच्चा भी इसको जानता है। और काफी यंग एज में, काफी कम उम्र में जो ये भाई साहब जो हैं, ये इस खिताब को हासिल करने वाले जो हैं वो बने हुए हैं ना। कुछ इसके अंतर्गत हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था, सिंगापुर में किया गया था, ठीक है। डी गुकेश चैंपियन, उप विजेता है डिंग लिरेन, ये याद रख लेना भाई, यस। इसलिए भी मैं बोल रहा हूं, देखो एक तो ऐसी फेज देखोगे तो तुमको वैसे ही समझ आ जाएगा कि या तो चाइना का है या तो जापान का है, कोरिया, मतलब साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन का है ना, मतलब इधर साइड वाले हैं छोटे। यहाँ फिर से मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट रसिस्ट, मैं ऐसा कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस केवल आपके याद रखने के लिए, तो ऐसे आरोप लगा देते हो आप लोग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा डिंग लिरेन, अच्छा इसका नाम भी बड़ा खतरनाक है ना, डिंग, जो ज्यादा डिंग हाँक रहा था, बोला कि डी गुकेश, तो डी से देखना चाहिए, डी इधर डी है और इधर भी डी है, दोनों डी को हरा दिया, तो डिंग हाँक रहा था, उसके बाद बंद नहीं गया, डिंग लिरेन खत्म, उसको डिरेल कर दिया गया, किसके द्वारा, डी गुकेश के द्वारा। इसको इसलिए भी याद रखना, जब ये जीते थे ना तो एक न्यूज़पेपर में आया था कि इडली या सांभर ने चाउमीन को हराया, ऐसा समथिंग कुछ हेडलाइंस आया था। तो चाउमीन से याद रखना भैया, चाउमीन कैसा आइटम है, चाइनीज फूड है ना। तो चाइना के इस बंदे को क्या किया, इसने हराया, डिरेल किया है, गॉट इट। चलिए, तो दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है, याद रखना, सबसे युवा, सबसे यंग कौन, ये डी गुकेश। इसलिए भी याद रखना है क्योंकि ना बीच में एक वीडियो आया था, वायरल हुआ, तो उसमें दिखाया गया था कि ये जो भाई साहब हैं वो कहते थे कि भाई तुम्हारा एम्बिशन क्या है, तुम्हारा सपना क्या है, बोला कि मेरे को बहुत कम एज में, बहुत कम उम्र में क्या बनना है, मुझे ये चैंपियनशिप, मतलब चेस का जो है मास्टर, ग्रैंड मास्टर मुझे बनना है, ऐसे करके, और सपना पूरा भी हुआ। तो वैसे आप लोग भी देखो भाई, अब जो देखो यार, जो 25-26 ऑलरेडी हो गए तो तुम वैसे नहीं बन सकते, सबसे यंग क्या डिप्टी कलेक्टर है ना। तो जो 18, 19, 20 साल के जो लड़का लोग हैं, बेदरू बंदरू लोग, ठीक है, सुन लो बेटा, ठीक है, ज्यादा तुम लोग ये सब सोना बाबू सब मत करना, वैसे नहीं करोगे तभी यहाँ पर तुम लोग हो। और सबको रिकमेंड करना है, प्रॉपर लाइक करना, कमेंट करना और स्टेटस में लगाना सबके सब, मैं बता रहा हूं मैं, तभी पुण्य का फल मिलता है कि नहीं। ऐसे में फिर कोई और ले लेता है। तुम लोग बोलते हैं ना सिलेक्शन क्यों नहीं होता, इसीलिए नहीं होता, छोटी सी चीज तुम लोग करते नहीं हो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, स्टेटस में लगा दो, हो गया, तुम्हारा कुछ नहीं जाना है कि नहीं। तो इसको आप लोग बेटा याद रखिएगा, ठीक। चलिए, इसके पहले जो खिताब कौन जीते थे, तो विश्वनाथन आनंद जो है ये जीते थे, ठीक। चलिए, फाइट चैंपियनशिप वो अलग होता है, उसको याद रखना, उसमें जो है वो
हमारे जो भाई साहब है लास्ट टाइम जो प्रज्ञानानंद है ना, वो सेकंड रैंक वो है लेके आए थे, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, देश का पहला वन मंदिर छत्तीसगढ़ में कहां पर स्थापित किया जा रहा है, मतलब ये यूनिट टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भाई, वन मंदिर वगैरह वाला क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए, तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ना, धुरमरास, मसाल पानी, मसूल पानी, आवरा भाटा, और यहाँ पर है दरभा घाटी। ये तो काफी फेमस घाटी है, खतरनाक घाटी है ना, आप सभी को पता होगा। मेरी खुद एक व्यक्तिगत घटना यहाँ पर जुड़ी है, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना, लाइव नहीं बताऊंगा, कभी बताऊंगा मौका मिले तो। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आवरा भाटा। क्या हो जाएगा? आवरा भाटा, बस्तर। दिस इज राइट आंसर। ठीक, चलिए लागत वगैरह देख लेना भाई। 4 करोड़ का लागत है, 18 एकड़ एरिया में यहाँ पर जो है बनाया जा रहा है। अलग अलग 7 जो है वन इसमें बनाए जाने हैं। राशि, ग्रह एंड ऑल, इन सब चीजों पर आधारित जो है पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे। ठीक, चलिए, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद आईजेसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक, एंड योर ऑप्शंस आर जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई या कुरियन जोसेफ। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पर बताना है कि भैया सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या देखना है? संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद, आईजेसी। तो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत है, मतलब ये इंटरनेशनल स्तर पे है। अब देखो, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई और कुरियन जोसेफ, ये थोड़े फेमस नाम है। मदन बी लोकुर उतना ज्यादा फेमस नहीं है। तो आप ऐसे मानना कि जो ज्यादा फेमस नहीं उसको हम लोग को थोड़ा फेमस करना है। बात समझ आ रहा है आपको? जो ज्यादा फेमस नहीं लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फेमस करना है। तो जस्टिस तो सबके नाम में लगेगा, मदन बी लोकुर। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा अगर आपको ट्रिकी यदि आपने बनानी है किससे संबंधित है भाई? संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन आंतरिक न्याय परिषद, यानी कि आपका जो इंटरनल जो होता है वाले पार्ट से संबंधित है। अब देखो, ये भाई साहब जो लकर लकर कर रहे हैं, लकर लकर समझते हो? लकर लकर मतलब होता है जल्दबाजी करना, हड़बड़ी करना, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय मामला तब जाता है जब आपको चीजों को थोड़ा जल्दी डिसीजन लेना है, मतलब कोई मामला ऊपर तक चला गया, मतलब डिसीजन जल्दी लेना है, लकर धकर करना है। तो याद रखना, लोकुर, तो लकर धकर करने वाले इंसान को यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो कौन है? मदन बी लोकुर। ठीक, महासचिव कौन है ये भी आप लोग याद रखिएगा, एंटोनियो गुटेरेस। ये भी क्वेश्चन कई बार आप लोगों को पूछा जाता है। चलो, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ठीक, आपके ऑप्शन यहां पर दिया गया है, मदन लोकुर, अगेन ये देखो फिर से आगे, माधव गौडगिल, मोहन मिश्रा या मधुसूदन बनर्जी। ये पूरा एम सीरीज है भाई, है ना। तो एम सीरीज में कंफ्यूजन भी हो सकता है। कैसे याद रखिएगा? देखो, चैंपियन ऑफ द अर्थ, अर्थ से संबंधित है, और ये चीज याद रखना, गॉड, तो इस धरती के संरक्षक तो भगवान ही है ना, इसलिए भगवान वाले आदमी, मतलब जिसके नाम में गॉड आ रहा है। अच्छा, इसके नाम में माधव भी है, मतलब मोहन भी तो यहाँ पे है सर। तो ठीक है, मदन है, माधव है, मोहन, वाह, मदन मोहन मालवीय, गजब, मधुसूदन, मतलब सारे कान्हा जी वाले नाम रखे गए यहाँ पर। ठीक है, खैर, तो आप लोग को याद रखना है, इनके नाम में 2 बार भगवान आ रहे हैं, एक तो माधव खुद आ रहे हैं और एक गॉड भी आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माधव गॉडगिल। दिस इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से सही जवाब। चलिए, इसमें कुछ और चीज यहाँ पर आपको हम बता दें कि ये जो है प्रदानकर्ता जो संस्था है वो कौन है? यूएनईपी, अर्थात यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यूएनडीपी जो रहता है ना वो आपका अलग होता है, यूएनईपी जो रहता है वो आपका अलग होता है, दोनों आपका डिफरेंट है। इस बात का विशेष रूप से आप लोग को ध्यान रखना है। मुख्यालय कहां पर मिलेगा आपको? नैरोबी, केन्या में मिलेगा। वैश्विक पर्यावरण को सुरक्षित करना, वैश्विक विकास को बढ़ावा देना इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, शहीद वीर नारायण सिंह हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल स्टेडियम है, इसके अलावा मतलब इसके बाद जो है हमको एक और स्टेडियम यहाँ पे, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम को हमको प्राप्ति होगी। तो ये कौन से स्थान पर बनाया जाएगा? चलिए बेटा, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, खामतराई, राजनांदगांव, दुर्ग, जशपुर। व्हाट इज द राइट आंसर? तो ऑब्वियस ही बात है, रविशंकर शुक्ला के नाम से होना है। तो रविशंकर शुक्ला जो स्टेडियम, अच्छा देख के भी आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा, तो हो जाएगा दुर्ग इज द राइट आंसर फ्रॉम हियर। ठीक, चलिए, स्टेडियम का नाम मैंने बता दिया। अच्छा, दर्शक क्षमता जो है लगभग 40,000 होनी है। देखो भाई, मैं खुद यहीं पला बड़ा हूँ, मेरे को अच्छे से याद है। यहाँ पर एंट्रेंस आप लोगों को दिख रहा है, इधर से बंद रहता था, कूद काट के हम लोग यहाँ पर जाते थे, लेकिन अब नहीं जा पाएंगे। जब ये अच्छे से डेवलप होगा तो इसको जो है ठीक ठाक आपको बनाया जाएगा। इसी में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, इसको याद रख लेना। जो सुआ नृत्य होता है ना, सुआ या कर्मा कुछ था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया गया था, ठीक है, उसमें मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं सरोज पांडे जी उस समय काफी दमदार नेत्री हुआ करती थी, अभी भी हैं, बट उस समय थोड़ी ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। तो साहू समाज के किसी व्यक्ति के साथ थोड़ा पंगा हो गया था, ठीक है ना। तो अब थोड़े छत्तीसगढ़ी जो विचारधारा वाले जो लोग हैं, ऑब्वियसली होना भी चाहिए, तो उन लोग थोड़े से खफा हो गए थे। तो बोले कि कैसे रिझाया जाए इनको, तो चलो एक काम करते हैं, मस्त से
सुआ या कर्मा था एग्जैक्टली मेरे को याद है ना, पर कोई छत्तीसगढ़ी डांस जरूर था, तो ऐसे ऐसे जो कर रही थी, ठीक है ना, तो आके यहाँ पर करी थी, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो वो यहीं पर बना था, इसी स्टेडियम में बना था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद और भी बना होगा, आई डोंट नो, बट यहाँ पर जो बना था तो उस दौरान की घटना थी, क्योंकि मैं खुद यहीं से बिलोंग करता हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बचपन में क्रिकेट हम यहाँ पर बहुत खेले हैं। खैर, हाल ही में जारी 18वें इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देश में उपलब्ध कुल वन और वन वृक्ष आवरण देश के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर है, मतलब आपको टोटल परसेंटेज जो एरिया है वो यहाँ पर आपने बतानी है। एंड ऑप्शन है आपके 24, 25, 26 और 27, क्योंकि दशमलव के बाद तो सब में 17 है। ठीक है, चलिए भैया, तो इसका बड़ा आसान सा ऑप्शन है, मतलब सीधा 1/4 कर लो आप टोटल एरिया का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 25.17%, मतलब 24, 25, 26, 27 ऐसे, बट आपको 1/4 का लेना है तो 25.17%। अच्छा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पूछा गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो है कहां पर है, तो यह देहरादून में है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा गया है। किससे संबंधित है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये नाम पूरा याद रखना, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन, मतलब इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड आपका क्लाइमेट चेंज, ये सब के सब एक साथ है। ठीक है, अच्छा, ये भी प्रत्येक 2 वर्ष में आता है ये, और आपको जान के आश्चर्य होगा, ठीक है, मतलब ये 2019 में आया था, फिर 2021 और फिर 2023 में आना था, और आया कब है पता है? 2024, वो भी दिसंबर, मतलब 25 में नया आना है, अगला जो आएगा वो 25 में आएगा। तो कहीं बच्चों को ही कंफ्यूजन मत हो जाए, इतना तो ध्यान रखते हैं आपका, इतना तो समझो उनको बेचारों पे, है ना, मतलब भले 31 दिसंबर की रात्रि, मध्य रात्रि को लाएंगे, लेकिन लाएंगे आपके लिए, उनको भी पता है कि 25 में लाएंगे और 23 वाला लाएंगे तो आधे ज्यादा ऐसे, जैसे आप लोग क्या करते हो, पीएससी 2025 को होना है, कब होना है भैया? 9 फरवरी को। मैं बता रहा हूं, आधे से ज्यादा लोग को ये नहीं पता कि पीएससी 2024 है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। लोग बोलेंगे 25 का पीएससी दे रहा, 25 के पीएससी अभी कहां देगा बबुआ, 25 के पीएससी तो अगले साल होगा 26 में। जो तुम तैयारी कर रहे हो ना, ये है सीधी पीएससी 2024 का है, जो कि होगा 9 फरवरी 2025 में, वैसा। तो ऐसा कुछ मत हो करके आप लोगों के लिए ये 2024 के एंड में ला दिया, लेकिन ये जो सर्वे है 2023 का है, 23 का है, तो हर 2-2 साल के गैप में आता है। अगला जो 25 में आएगा, आई डोंट थिंक सो कि अभी 25 में तुरंत आए, जब भी आए तब देखा जाएगा, वहां पे लिखा है ना, सीधा देख सकते हो आप। चलो, ये महत्वपूर्ण डेटा है बेटा, इसमें मैं फिर से एक चीज बता दूं आप लोगों को, ये डेटा आप लोग देख लेना, कई बार आपको शेयर भी किया गया, यहाँ पर मैं डिटेक्ट नहीं करूंगा। बस एक जो चीज मैं आपको बता दूं, जो कि कंफ्यूजन होते हो, पहले जो आता था वो क्या आता था, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक दूसरा स्लाइड नहीं ले पाऊंगा, 99 फुल हो चुका है, ठीक है, चलो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये वाला पार्ट आप लोग देख लेना, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ से आप पढ़ लेना, है ना। इसको मैं नहीं बता रहा, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीजें आपके लिए समझनी इंपॉर्टेंट है, पहले समझ जाओ भाई। एक होता है वन आवरण होगा, फॉरेस्ट कवर होगा, एक होगा वन और वृक्ष होगा, और ये कुछ नहीं है भाई, देखो सिंपल क्या होता है ना, वनों के लिए ना पर्टिकुलर एरियाज को जो है वो डिसाइड किया जाता है, इसी को ही आप फॉरेस्ट या इसी को ही आप वन बोलेंगे, गॉट इट। बाकी जो अन्य जो क्षेत्र होते हैं उसमें भी बहुत सारे वृक्ष कवर आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में से आप भिलाई में कभी आइएगा तो आपको फॉरेस्ट तो उतना नहीं है, बट ना ट्री कवर बहुत मिलेगा। भिलाई का सेक्टर एरिया चलिए दूर से देखना दूरबीन से कभी, या रेल व्हील कभी आपने देखा होगा, तो सेक्टर एरिया पूरा ट्री कवर्स आपको देखने को मिलेगा। वैसे आप बिलासपुर जैसे आप जाएंगे तो वहां पर भी कुछ कुछ एरिया, जैसे स्टेशन वाला एरिया चले जाए, पूरा मतलब फॉरेस्ट, उसमें फॉरेस्ट नहीं मतलब पूरा ट्री कवर्स आपको मिलेगा। कुछ मंगला से आगे उधर वाले रोड में भी आप जाएंगे तो पूरा मतलब मस्त हरा भरा आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो ना ट्री कवर्स यहाँ पर अच्छे खासे देखने को मिले, इसलिए नंबर 1 पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, बैटरी ओके रहेगा तो आप बताना। हाँ जी, एग्जैक्टली, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वैसे भी कितने हैं हमारे, आधे तो हो गए, चलो खैर नेक्स्ट। तो ये मुख्य बिंदु की हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन किन किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा? चलिए, बड़ा प्यारा प्रश्न है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, देखो खेलो इंडिया और विंटर की आप बात कर रहे हो, है ना, और विंटर है यार, तो देखो इसका ये मतलब है ना, जहां पे ठंडी बहुत ज्यादा पड़नी है, बहुत ही ज्यादा पड़नी है, तो 2 ही जगह यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। वैसे तो हिमाचल में भी, उत्तराखंड में भी है, बट सबसे ज्यादा कहां पर है, तो कहां पर है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इन्हीं दोनों जगह पर क्या किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाना है। अब देखो खेलो इंडिया विंटर, इसका मतलब ये हो रहा है भाई कि इनके जो गेम्स होते हैं ना वो ऐसे नहीं है
कि जैसे कंटो बंटो पहन लिए, मफलर पहन लिया, ऐसा नहीं, मतलब उनके लिए आइस स्पेशली चाहिए रहता है विशेष तौर पे। बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा शीतकालीन जो ओलंपिक होता है ऐसे देशों में आयोजन किया जाता है जहां पर लाइक वैसे जैसे नॉर्वे आप चले जाएं, बीजिंग चाइना वाले रीजन में होता है, रशिया में होता है। ऐसा कभी आपको नहीं मिलेगा कि अफ्रीका जैसे देशों में आपको विंटर ओलंपिक आयोजन देखने को मिल रहा है करके। भाई जहाँ पे बर्फ जो रहते हैं, है ना, वैसी जगहों पर इनका जनरली आयोजन किया जाता है। 23 से 27 और 22 से आपका 25 फरवरी तक तो आइस इवेंट है और आपका स्नो है, मतलब दो नाम से इसमें किया जाएगा। आइस जो है यहाँ पर और स्नो का जो है जम्मू कश्मीर वाले रीजन पे फरवरी में ही आपका होना है। कभी आपको जाना है तो चले जाना। 5वां संस्करण है, आप इसको याद जरूर रखिएगा। ठीक, चले। आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक सक्षमीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन यहाँ पर किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। ठीक है, तो देखो जी यहाँ पर आप लोगों को कैसे याद रखना है, राजीव खन्ना, संजय मल्होत्रा, रामनाथ कोविंद और पुष्पक। तो उस रामायण, मतलब रामायण के जमाने में, त्रेता युग में एआई वाला विमान कौन सा था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला वही तो था ना, रामायण के जमाने में था ना पुष्पक विमान, रावण जो आया था वैसा। ठीक है ना, एक आया भी था कि जब रावण को कटघरे में प्रस्तुत किया जाता है तो कहते हैं कि तुम गीता पर हाथ रख के कसम खाओ कि जो भी बोलोगे सच बोलोगे। रावण कहता है कि भैया सीता पे हाथ रखा था तो साला तुम ये हाल कर रखे हो, गीता पे हाथ रखूंगा फिर तो तुम पता नहीं मुझे कहाँ भेज दोगे, यमलोक भेज दोगे, नहीं रखना भैया, सॉरी ब्रो करके। ठीक है, वैसा। तो ये पुष्पक जो है, पुष्पक भट्टाचार्य, ये याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको? पुष्पक भट्टाचार्य को। कहां पे? आरबीआई के वित्तीय क्षेत्र में, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर में। ठीक है, की पॉइंट्स वगैरह मेरे ख्याल से ये सब बताने की आवश्यकता है नहीं, आप सभी को पता है। मुख्यालय आपका यहाँ पर है, मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। एक्ट जो था वो 1934 था, वो भी आप लोग याद रखना है, कई बार ये भी आपको पूछा जाता है। एक्ट जो है, अधिनियम जो 1934 है, स्थापना जो वर्ष है 1935 है ना, मतलब बहुत सारे जो बैंक्स वगैरह हैं उनको मिला के जो है 1935। और इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, नेशनलाइज जो किया गया था, वो 1949 में किया गया था। राष्ट्रीयकरण मतलब सरकारी जो बनाया गया था। ये सब चीज आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आपको पीएससी में पूछे जाते हैं। चलो भैया यहाँ पर आंसर बताना है। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 की घोषणा हाल ही में करी गई। इसमें पुरुष और महिला में किसको प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से यहाँ पर चुना गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, देखिए और आंसर बताइए। ठीक, चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेंसियस जूनियर को और एटना बोनमती को। इसके अंदर थोड़ा बोन की कमी है इसलिए इसका नाम पड़ गया है बोनमती करके, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, वैसे भी फुटबॉलर लोग हैं इन लोग। ठीक, तो देख के आपको समझ आ जाएगा। तो ये जो भाई साहब हैं, ठीक, जो जेआर आता है ना, जो जूनियर होता है, उसका मतलब होता है कि भाई इसके पहले भी इस नाम से ऑलरेडी एक आदमी रह चुके हैं। जैसे हम लोग इतिहास में नहीं पढ़ते चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो वैसे हम लोग बोलते होंगे चंद्रगुप्त सीनियर, चंद्रगुप्त जूनियर, वैसा टाइप का। गॉट इट? तो ये जो दोनों भाई और बहन, भाई बहन नहीं है, दोनों अलग अलग लोग हैं, ठीक है ना। तो भाइयों और बहनों को मिला है, ब्राजील के जो भाई साहब है और वो जो महिला है वो स्पेन की है। गॉट इट? और एंटेनिया जो बोनमती मैंने बताया ना, लगातार दूसरी बार ये अवार्ड जीती, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, ये की फैक्टर आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए। और इसके अलावा बैलन डी जो अवार्ड होता है, जो फीमेल लोग को जो दिया जाता है, उसको भी इन्होंने जीता। मतलब ये फीमेल्स में काफी ज्यादा फेमस और चर्चित महिला है। राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन छत्तीसगढ़ में कहां पर किया जा रहा है? बस्तर, जशपुर, बिलासपुर, रायपुर। चलो आपके हिंट के लिए बता दूं भाई कि एक ऐसा जगह है ना, शायद आउट ऑफ द बॉक्स है ये। जनजातियों की यहाँ पर हम बात करते हैं, है ना, मतलब वनवासियों की यहाँ पर बात करें, ये वो जगह जहाँ पे वनवासी नहीं है। अब बताओ आंसर। मतलब उनको बोला गया कि भैया तुम लोग यहाँ पे आओ और खेलो, तो कौन सी जगह? वनवासी है लेकिन बहुत कम है, तो कहां पर? रायपुर। दिस इज राइट आंसर। मतलब जनरली बच्चे ऐसा सोचते अच्छा बस्तर जसपुर ही होगा, इन दोनों में से एक, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, रायपुर इज द राइट आंसर। 27 से 31 दिसंबर आयोजन इसका किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला गौ अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया गया है? ये तो काफी फेमस है यार, कई बार आपका चर्चा में रहा है ना। चलिए, कुलगांव है, तुरेनार है, गिधवा है, परसदा, या फिर आपका झलम। ठीक है, तो कोई भी आपको बता सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेमेतरा। ठीक, गौ अभ्यारण्य के विकास के लिए विभाग जो है, संबंधित विभाग पशुधन विकास विभाग, पंचायत राजस्व और वन विभाग, इससे संबंधित इसको आपको देखने को मिलेगा। ये पशुओं के लिए पहला इस प्रकार का, मतलब गायों के लिए अपना पहले आप में ये अभ्यारण्य, गौ अभ्यारण्य कहां पर है आपका बता दिया हमने, झालम बेमेतरा। ठीक, चलो। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2025 को किस वर्ष के तौर पे? ये तो कोई भी बता देगा यार, मतलब अभी का जो जमाना है एआई इतना एआई हो चुका है ना,
कि पता नहीं मेरे कान में आई 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 ऐसे सुनाई देते रहता है। गॉट इट? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको दिख रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोटे अनाज का वर्ष, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी। लेकिन हाँ ठीक ठीक ठीक, मैं ऑप्शन नहीं दिखा था इसलिए मैं बोल रहा था भाई देखो ऐसे ही आपको करेगा। हालांकि ये भी कहीं ना कहीं उससे संबंधित है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है। मतलब ये बोल रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ऑलरेडी इसको हम दूसरे में रख चुके हैं। अच्छा, मोटे अनाज तो ऑलरेडी 2023 का रखा गया था, तो ये भी आपका हट जाएगा, ये भी आपका हट जाएगा। एआई नहीं है ना, एआई ये बोल जरूर देगा लेकिन एआई नहीं है। क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये आपको देखने को मिलेगा, वहां पर दिख रहा है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान। इसके अलावा सहकारिता वर्ष भी रखा गया है, इंटरनेशनल आपका कोऑपरेटिव, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि सहकारिता के जनक, छत्तीसगढ़ में कई बार आप लोग पढ़ते हो ना, छत्तीसगढ़ में सहकार। भैया कमेंट सेक्शन पे विशेष रूप से ध्यान रहेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन आपको करना है, कमेंट करना है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जो जनक है वो कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2024 के अंतर्गत भारत के किन 2 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को इस अवार्ड में शामिल किया गया है? यूनेस्को एशिया पैसिफिक ये अपने आप में एक अलग अवार्ड होता है, ठीक है। इसके आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। शांति निकेतन और हम्पी, कंचनजंगा और अजंता एलोरा, अवध सहेश्वर एवं मुंबई की बीजीपीसीआई संरक्षण परियोजना और अवध सहेश्वर एवं शांति निकेतन। ठीक, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा, व्हाट इज द राइट आंसर फ्रॉम हियर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अवध सहेश्वर के एवं मुंबई की जो बीजीपीसीआई संरक्षण परियोजना है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मुंबई में बहुत सारे आप लोगों को फॉर एग्जांपल आप देखिएगा इनकी अलग ही स्ट्रक्चर्स और शैलियां आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इनकी जो स्मारकें जो रहती हैं, स्पेशली अगर आप बात करेंगे तो वहां पर एक गोथिक स्टाइल्स भी आपको बहुत ज्यादा फेमस आपको देखने को मिलेगा। मुंबई में अलग अलग इमारतें वहां पर आपको देखने को मिलती हैं। वो पुर्तगालियों की जो दिन है, क्वेश्चन आया था कि गोथिक स्टाइल किन की दिन है, तो भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ये जो आपका जो स्थल की जिसका हमने चर्चा करी थी है ना, ये आपको देखने को मिलेगा साउथ में। अच्छा, एक और चीज याद रखना, भारत में जो टोटल नंबर ऑफ साइट्स है वो कितना हो चुका है, यहाँ पर 43 हो चुका है। 43rd में जो असम का चराई देव जो मोइदम है, इसको शामिल किया गया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। 41 और 42 तो वैसे ही आपको पता है, होयसई मंदिर कर्नाटक, और आपका 41 जो शांति निकेतन, ठीक है ना। इसमें से जो 35 जो है वो सांस्कृतिक महत्व के हैं, समझ आ रहे, और 7 जो है प्राकृतिक आश्चर्य के हैं। मतलब प्राकृतिक रूप से जो हमारे लिए काफी ज्यादा जो प्रसिद्ध है उनके लिए कौन, 7 जो प्लेसेस हैं, और एक जो है वो आपका मिक्स्ड कैटेगरी का है। और मिक्स्ड वाला कौन है यार, ये काफी फेमस है, कंचनजंगा। कौन है, कंचनजंगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताओ कि फर्स्ट जो है वो किसको संरक्षित किया गया था 82 के दौरान जो किया गया था, है ना। तो सबसे पहला जो है वो किसको यूनेस्को ने हमारे इंडिया के साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत संरक्षित किया था। चले, भारत के द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित होने वाला नया और आधुनिक अनुसंधान जो केंद्र है उसका नाम क्या रखा गया? ये काफी फेमस क्वेश्चन है यार। मतलब मैत्री जो 2 है वो किसकी जगह लेगा, ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है, व्हाट इज द राइट आंसर? दक्षिण गंगा या दक्षिण गंगोत्री, भारती, मैत्री या फिर अप्सरा? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑब्वियसली मैत्री 2 है, तो यहां पर हो जाएगा मैत्री। इसमें ज्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे हमारे पास अनुसंधान केंद्र होते हैं, हम लोग साउथ में करते हैं, साउथ इन द सेंस साउथ पोल पे हम जाते हैं, वहां पर करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मैत्री। इसके अलावा हमारे पास और भी है, दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है, भारत। तो इन तीनों का भी नाम आप लोग याद रखिएगा, ये कई बार आप लोगों को पूछ सकता है। किससे संबंधित है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस से रिलेटेड है। ठीक, चलिए, समुद्री क्षेत्र में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया है? केरला, गुजरात, मुंबई या फिर तमिलनाडु? भैया ये तो काफी ज्यादा फेमस है यार, चलो बता दो। विवेकानंद स्मारक अगर बोलूं तो आई थिंक समझ जाओगे आप। विवेकानंद स्मारक बोलूंगा तो आई थिंक आप लोग समझ जाओगे, है ना, क्योंकि वहीं पे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑब्वियसली तमिलनाडु। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमिलनाडु के कन्याकुमारी पे यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ब्रिज की लागत लगभग 37 करोड़ रुपीस है ये, और 77 मीटर इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई 10 मीटर के आसपास है। ठीक, आप लोग, हाँ, यहाँ पर 2 आपको प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी, एक है तिरुवल्लुवर की प्रतिमा और यहाँ पर है विवेकानंद स्मारक। तो इन दोनों को जो है क्या किया गया, यहाँ पर कनेक्ट किया गया, इसी का है ग्लास ब्रिज नाम रखा गया। और थोड़ी सी फीलिंग आएगी आपको कि समुद्र में आप थोड़े से चल रहे हैं और इस टाइप का। ठीक है, हालांकि मेरे को कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा लग रही है, ठीक है, चलता है उतना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? भाई बहुत ही दर्द मिला है हमको, हम तो मतलब
ऊपर राउंड तक भी नहीं जा पाए थे, पहले हम लोग डिस्क्वालीफाई हो गए थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। और ये भाई साहब लोग 2 बार जीत चुके हैं ऐसा, ठीक है ना, मतलब लगातार 2 बार ये जो है वो जीते हैं, ठीक। चलिए, वो फोटो खिंचाने के लिए आ गए सेकिया टाइप का, ठीक है ना, खैर कोई नहीं। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए किन किन जिलों का चयन किया गया है? ये ऐसे प्रश्न आपके बहुत ज्यादा संभावित हैं, ऐसे प्रश्न को आप विशेष रूप से जरूर देखिएगा। रायगढ़, बलरामपुर, जशपुर, मुंगेली, सूरजपुर, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जशपुर या जशपुर, रायगढ़, दुर्ग, बिलासपुर, ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जरूर है, इसको जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। बताइएगा व्हाट इज द राइट आंसर। इसमें ट्रिक भी आपको बताएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। किसकी बात करें हम लोग? केवी, केंद्रीय विद्यालय, ठीक है ना, विद्यालय। अब जैसे देखो विद्यालय में जब आप लोग देखिएगा विद्यालय, ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखिएगा थोड़ा सा यूनिकनेस देखना है कि मुंगेली, मुंगेली विद्यालय का ला आ गया, सूरजपुर, बेमेतरा, जांजगीर चांपा। अब आप इसको थोड़ा सा समझना कि हम इसको कैसे याद रखिएगा, ध्यान से समझना। मुंगेली और सूरजपुर की जब हम यहां पर बात करते हैं, है ना, जांजगीर चांपा को छोड़कर मुंगेली भी थोड़ा सा बाद में बना, सूरजपुर भी बाद में बना, बेमेतरा भी बाद में, ये सब बाद में बने हुए क्या है तुम्हारे जिले हैं। जांजगीर चांपा बस क्या है तुम्हारा एक थोड़ा सा पुराना है, मतलब एकदम पुराना भी नहीं है, बट उन लोगों के थोड़ा पहले बना हुआ जिला है, ठीक है ना। तो पहले तो आप लोग ये याद रख लेना कि भाई ये जो जिले आपको जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे, रायपुर, बिलासपुर ऑलरेडी उस ग्रुप में है, कोई दिक्कत नहीं है। कोरबा जो है, रायगढ़, ये भी तुम्हारे पुराने जिले आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे दुर्ग, बिलासपुर भी तुम्हारे नए जिले, मतलब पुराने जिले दिख रहे हैं। ये वाला नया सेक्शन है मुंगेली, सूरजपुर, बेमेतरा। तो आप लोगों को ये चीज को जरूर याद रखना है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली जो नए जो जिले बन रहे हैं वहां पर आपको मिलेंगे, पुराने में तो वैसे भी आपको केवी देखने को मिलेंगे। तो जो नए केवीज की जो स्थापना है वो न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वाले होंगे। जांजगीर बस को थोड़ा सा अपवाद स्वरूप यहाँ पर लीजिएगा। विश्व रैपिड महिला शतरंज चैंपियनशिप, देखो भैया डी गुकेश बहुत हो गया, आप लोगों को यहाँ पर महिलाओं को भी आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इसमें किसने अपना जो है मतलब किस देश की महिला ने अपना नाम यहाँ पर शामिल किया है इस खिताब को जीतकर? थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये इसमें भारतीय महिला ही है, इनका नाम आप लोग देख लीजिएगा कोनेरू हम्पी, इसलिए भी क्योंकि जो लास्ट हमने क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था उसमें जो इसका नाम दिया गया था, ठीक है ना, तो इस नाम को आप लोग जरूर याद रखिएगा, कोनेरू हम्पी। दिस इज राइट आंसर, शी बिलोंग्स फ्रॉम द आंध्रा, ठीक है। उप विजेता का आप लोग नाम देख लेना, इरुन सुकंदर, ये कहां से मिलने वाले? इंडोनेशिया के मिलने वाले, बट आप केवल कोनेरू हम्पी को याद रखना, बाकी आप लोगों को याद रखने की नीड नहीं है। चलिए, किस दिवस या किस डेट पर प्रेसिडेंट्स आपका कलर्स अवार्ड जो है वो छत्तीसगढ़ पुलिस को दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति का निशान प्रेसिडेंट कलर्स अलंकरण जो है छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रदान किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, याद रखना है ना, क्योंकि देखो जो है ये भाई साहब जो आपको जुनेजा भैया जो दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े मंच वाले, है ना, और ये जो भाई साहब है मोटा भाई मतलब हमारे अमित शाह, तो ये गृह मंत्रालय से संबंधित ऑब्वियसली प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड जो रहता है पुलिस विभाग को दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो भाई साहब है जो गृह विभाग के मुखिया जो है, गृह मंत्री जो होते हैं वो आपको देते हैं। ये दिया गया है 15 दिसंबर को, याद रखना कब दिया गया? 15 दिसंबर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो द्वारा साल 2024 के अपने अंतिम मिशन स्पाडेक्स को लॉन्च किया गया, इसके अंतर्गत किस लॉन्चिंग रॉकेट का उपयोग किया गया है? आपके ऑप्शन है PSLV, C-58, C-59, 60 या 61। तो यार इसमें ना आप लोगों को ज्यादा सोचना नहीं है, ये जो सीरीज जो होती है ना ये कभी रिवर्स नहीं होती। रिवर्स मतलब जैसे अगर एक बार 57 यूज हो गया तो उसके अगला 58 होगा, 59, 60 ऐसा, है ना। तो यहां पर जो यूज किया गया है वो आपका PSLV C-60 का उपयोग किया गया है। किसका? PSLV C-60 का, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखें, कई बार पूछा जाता है, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जैसे GSL भी आता था आपका, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वैसे अलग अलग ये भी कई बार फुल फॉर्म्स आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो स्पेडेक्स जो है वो किससे किया गया है? आपका PSLV आपका C-60 से किया गया है, ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा। मैंने कहा कि हमेशा ये आगे बढ़ता है, कम नहीं होता। क्या है? अंतरिक्ष यान के बीच विद्युत शक्ति के हस्तांतरण का मतलब जनरली क्या होता है ना कि हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई वगैरह जब हम देखते हैं तो जनरली वो कनेक्टेड होता है। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक डिवाइस लगा रखा है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वायरलेस डिवाइस होती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि हम जो है अंतरिक्ष जो यान जो हम लोग लेके जाते हैं वहां पर तो हम लोग जो ट्रांसफॉर्म करेंगे पावर्स का, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, उसके लिए जो है हम कहीं ना कहीं एक नई टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं, उसके लिए इस स्पेडेक्स को जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पर हम देखते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 की विजेता कौन सी टीम रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर बताएंगे।
चलो श्रेयस अय्यर ने इसको लिया है। अब श्रेयस अय्यर ऐसे में समझना सर वो तो कोलकाता से खेलते हैं, कोलकाता से अभी वो ट्रांसफर हो चुके हैं, आई थिंक पंजाब ने उसको ले लिया है, वहां का शायद कैप्टन बना है, बट यहाँ पर जो है वो कोई दूसरी टीम से खेलते हैं, दूसरी राज्य की टीम है। तो इनकी जो टीम है वो है मुंबई, याद रखना बेटा, कौन है? मुंबई, है ना। तो मुंबई हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। ठीक, 23 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य इसको खेला गया था। उपविजेता जो है एमपी है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये चीज भी याद रखना, 2007 से इसको शुरू किया गया था और इसे 2007 में हमने पहली बार क्या जीता था? T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो वैसे ही ये भी कैसा टूर्नामेंट है? एक T20 टूर्नामेंट है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक, चले अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर पैनल जो है या सोलर पावर प्लांट कहां पर बनाया जाएगा? ये बड़ा आसान है बेटा, याद रखना, जहां पर सबसे बड़ा मतलब राजनांदगांव, रायपुर, कोरबा, भिलाई। फिलहाल जैसे पावर की जब हम बात करते हैं तो कोरबा का नाम आता है, लेकिन बहुत सारे अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो पहला नाम भिलाई का आता है। तो याद रखना फ्लोटिंग वाला जो कहां पर बनाया जाना है, आपको भिलाई में बनाया जाना है। स्पेशली बीएसपी के जो है यानी कि भिलाई स्टील प्लांट की सहायता से इसको किया जाना है। इसकी जो क्षमता होनी कितनी होनी है? 15 मेगावाट। आप लोग कभी भी इस प्रकार से चीजें जब देखते हैं उसको जरूर देखिएगा। ये 15, इसमें ना सारा डिटेल दिया रहता है बेटा। 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट कहां पर? मरोदा रिजर्वायर 1 वाला में। जैसे आप लोग बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब हम लोग दुर्ग भिलाई वाले लोग ना ऐसे फोटो डाल देते हैं, ऐसे समुद्र ऐसे थोड़ा सा एंगल नीचे करके लीजिएगा और आप पीछे बहुत सारा प्लांट दिखता है, तो लगता है भाई भिलाई में ऐसी जगह कहां पर आ गया? भाई भिलाई में भी डैम है। बोला हाँ जी, तभी आप जाइएगा जो यूनिवर्सिटी है CSUT, उधर सीधे जाएंगे ना तो आपको मरोदा डैम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वहीं पर जो है इसको बनाया जाना है। विमेन टेनिस एसोसिएशन WTA ने साल 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसको दिया है, किसको रखा है? ठीक है, चलिए आपके ऑप्शन यहाँ पर ईगा स्वेटेक, आर्यन सबलेंका, नाओमी ओसाका या फिर सेरेना विलियम। तो सेरेना विलियम तो बहुत पुरानी हो गई है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यना सबलेंका। ये कहाँ की रहने वाली है भाई? ये रहने वाली है तुम्हारी यूएस की। गॉट इट? तो आर्यना सबलेंका, दिस इज द राइट आंसर। ठीक, ये आप लोग ये भी याद रखें, इसने क्या क्या किया है? इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों का खिताब इन्होंने जीता है। दैट इज वाई इनको जो ये खिताब दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बुक स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स किसकी आत्मकथा है? देखिए, दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है भाई कि ऐसे इस टाइप से जैसे आप देख पाएंगे तो एक ऑटोबायोग्राफी होती है और ऑटोबायोग्राफी जैसे आप देखेंगे तो आपको चीजें वैसे भी समझ आ जाएंगी, है ना। तो सैयद मुश्ताक अली, सैयद किरमानी, रोहित शर्मा, सुरेश रैना। तो एक चीज आपको क्या बोल रहा है? स्टम्प्ड। तो स्टम्प्ड का मतलब होता है कि भाई ये आदमी हाथ में क्या पहना हुआ है? ग्लव्स पहना हुआ है। क्या पहना है? ग्लव्स। अब जब ये ग्लव्स पहना हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है विकेट कीपिंग वाला आदमी हो सकता है। रोहित शर्मा विकेट कीपिंग नहीं करते, सुरेश रैना विकेट कीपिंग नहीं करते, सैयद मुश्ताक अली इसकी कहानी पहले ही जा चुकी, खत्म हो चुकी, तो बचा कौन? सैयद किरमानी। तो कई बार ना ऐसे भी आपको तस्वीरों के माध्यम से कई बार आपके कोड के माध्यम से भी इन चीजों को आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। ऐसे आंसर्स आपको आने चाहिए। ठीक है क्या? चलिए अगला प्रश्न है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा एंड अवार्ड एट द 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड? ठीक है ना। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में 82वें में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है या किस फिल्म ने जीता है, किसने जीता है? आपको आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द ब्रूटलिस्ट। आपको ये भी कमेंट करना है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं मेरे दोस्तों, याद रखना, है ना। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड को किस अन्य या किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए तो द ब्रूटलिस्ट इज द राइट आंसर। एवरीथिंग इज ओके? उधर चल रहा है? बढ़िया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाँ, किसने जीता? तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। आंसर द ब्रूटलिस्ट है, एनीमिया परेज ने इसको जीता है। ठीक, चलिए आगे। प्रधानमंत्री ई बस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में किस किस राज्यों में ये सर्विसेज यानी कि सेवा जो है वो शुरू करी जाएगी? ऐसे प्रश्न भी काफी ज्यादा संभावित होते हैं और मैं तो बोलता हूँ कि भाई जितना जल्दी हो सके आ जाए। ये साले प्राइवेट बस वाले और ऑटो वाले ने बहुत मतलब समझ रहे हो, गुस्सा निकल जाएगा, निकालना नहीं चाहता मैं फिलहाल। ठीक है, आप लोग इधर फोकस करना। तो ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, कोरबा। ठीक है, इसमें ऑब्वियस ही बात है जो बड़ी सिटी का जो ग्रुप आपको नजर आ रहा है वही सिटी यहाँ पर ऑप्शन होना है। तो बड़ा सिटी का जो ग्रुप एक ही मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और आपका कोरबा। ठीक है, तो ये वाला आपका हो जाएगा सही आंसर। मतलब ऐसा नहीं कि बड़ी सिटी नहीं, अंबिकापुर भी ठीक है, रायगढ़ भी ठीक है, बट जो इनमें सबसे बड़ी जो सिटीज नजर आ रही है तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा। तो यहाँ पर आपको शुरू किया जाना है। सो बी इज द राइट आंसर फ्रॉम हियर। क्यों किया जा रहा है? कितने टोटल कितने? लगभग 240 बस। ऑब्वियस ही बात है, ये जो शुरू होना है ग्रीन मतलब प्रदूषण कम करना आपका, लाइक छत्तीसगढ़ में जो है
ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन को कंट्रोल करने एंड ऑल, उसके पर्पसेस को स्टार्ट किया जा रहा है। 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? राज्य के साथ साथ आपको यहाँ पर सिटीज भी जो है वो बतानी है, ठीक है ना। चलिए, तो आपके ऑप्शन है इंदौर एमपी, प्रयागराज यूपी, रांची झारखंड, भुवनेश्वर उड़ीसा। तो भाई ये तो एकदम श्योर मान के चलो प्रयागराज यूपी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भुवनेश्वर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। कहां पर? उड़ीसा में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की हम यहाँ पर देखो, ये बाकी चीज यहाँ पर दी गई है। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजें आप लोग देख लेना भाई, पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। गांधी जी पहली बार जब आए थे, है ना, तो 1915 में जब भारत आते हैं साउथ अफ्रीका से, तो उसकी याद में जो है हर वर्ष 9 फरवरी को, मतलब हर सेकंड जो ऑल्टरनेट ईयर्स में हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, बर्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? ऑलरेडी पता, वहां पर ये बहुत ज्यादा चर्चित है। अमेरिका में पहले भी लगभग लोग इसको मानते चलते थे, उनकी मूवीज वगैरह एंड ऑल, उस सब में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बर्ड ईगल जो है, मतलब जो थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा इनके बाल कम रहते हैं, तो अमेरिका में इसको माना गया। मतलब ये ऑलरेडी वहां पे देखने को मिलेगा, बहुत सारे इनको जो सिंबल्स रहते हैं वहां पर भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको ज्यादा दिक्कत होनी नहीं है। यूएसए इज द राइट आंसर फ्रॉम हियर। ठीक, अगला प्रश्न यहां से चलते हैं। 54 दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यह किसको सम्मानित किया गया? यार ये बहुत फेमस नाम है, मतलब अगर मैं जैसे ही एक वर्ड बोलूंगा या एक इमेज दिखाऊंगा वो तो वैसे ही समझ जाओगे, है ना। साइकिल के नीचे से गोली कौन मार सकता है? तो एक ही आदमी जो साइकिल के नीचे से गोली मार सकता है वो है हमारे मिथुन दा। गॉट इट? तो मिथुन भैया जो हो जाएंगे। वैसे भी जैसे डिस्को डांसर जैसे नाम आता है तो आपको याद आ जाता है, इन लोगों को पहले मिल चुका है। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, ये सब पहले आ चुके हैं ना। अभी कौन हो जाएगा आपका? दादा साहब फाल्के में आ जाएगा आपका ये भाई साहब जो है, कौन? मिथुन चक्रवर्ती। काफी फेमस नाम है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्टार्ट कब किया गया था? 1969 से यहाँ पर इसको ऑलरेडी शुरू किया गया है। 2022 के लिए इसको जो है नामित किया गया। थोड़ा पीछे चलते बेटा, याद रखना दिया भी जा रहा है, लेकिन वो पिछले वर्ष के लिए। आशा पारिक जो थी वो भी लास्ट वाला था, है ना, तो वो कई बार ईयर आप लोगों को पूछा जाता है। महिला T20 2024 में किस देश ने साउथ अफ्रीका को हराकर? ये देखो साउथ अफ्रीका वालों के यार बेचारों को किस्मत ही, मतलब समझ रहे हो, पुरुष लोग भी हारे। अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रखना कि महिलाओं भी हारी, पुरुष भी हारे। अच्छा खुदा ना करे भाई ये मत हारे, WTC फाइनल भी खेलने वाले हैं लोग, ये भी याद रखना। WTC फाइनल में भी जा चुके हैं कौन? साउथ अफ्रीका वर्सेस कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया। मैं तो वैसे भी कभी इसको पसंद नहीं करता, है ना, ठीक है, मतलब करता ही नहीं भाई, बहुत पहले से नहीं करता, ठीक है, खैर जो भी है वॉट एवर। सो साउथ अफ्रीका भी फाइनल के लिए खुदा करे कि ये लोग जीत जाएं भाई, साउथ अफ्रीका कम से कम एक अवार्ड तो है इनके नाम में। तो देखो 2024 का T20 फाइनल हारे, महिला वाले हारे, पुरुष वाले हारे, इसको मत हारना भैया। 25 में थोड़ा ठीक ठाक कर लेना तुम, ठीक। चलिए तो इसको कौन जीता, कौन ये बताने आपने? तो यार ये लोग जीते हैं भाई, ये लोग कमाल किए हैं। कौन? न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की जो महिलाएं हैं ये जीती हैं, ठीक। चलिए ये क्या आ गया? अच्छा हाँ ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ओके। अच्छा इसमें ये चीज भी याद रखना भाई, आयोजन करता कौन करता है? ICC करता है, ठीक है ना, ओके। कहां पर हुआ था? UAE में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। संस्करण कौन सा था? 9th एडिशन था। बेस्ट खिलाड़ी कौन है? तो अमेलिया कीर है। अब आप बोलोगे सर अमेलिया, ये तो सर कुछ नीली कलर की जर्सी दिख रही है। बेटा नीली कलर का जर्सी इसलिए दिख रही है क्योंकि मुंबई इंडियंस जो हमारी फ्रेंचाइजी टीम होती है ना IPL की, उसमें से खेलती हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो अमेलिया केर है वो कौन सी देश की है। यार बता दोगे आप? देखो ऑब्वियस ही बात है, या तो साउथ अफ्रीका होंगी या तो न्यूजीलैंड होगी, है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताओ यार आप कौन सी देश की हैं। बस देखना है कौन सी देश की, ज्यादा नहीं देखना है, इसका इधर उधर सर्च वर्च नहीं करते रहना, ठीक है। तो आप लोग देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि अमेलिया केर जो है वो कौन सी देश से बिलोंग करती है, ठीक। चलो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? देखो सबसे पहले ये बता दूं ना कि ए रैंकिंग में हम लोग ऊपर ही रहते हैं भाई। ऊपर का मतलब होता है 100+ रहते हैं ना, एकदम 101 पे भले आके गिर जाते हैं। तो यहाँ पर रैंकिंग जो दिया गया 105, 106, 107, 108। अब आपको बता दिया, देखो अभी कौन सा साल चल रहा है? 2025, ठीक। अब 25 चल रहा है, इसका मतलब यार यहाँ पर क्योंकि रैंकिंग 2024 आपने बतानी है, गॉट इट। अब 24 आपने बतानी, तो सर यहाँ पे 104 जैसा तो कुछ है नहीं। 25 चल रहा है तो आप यहाँ 25 का 5 निकाल लो तो क्या बन जाएगा? 25, राइट। तो सॉरी मतलब 105, तो 105 इज द राइट आंसर फ्रॉम हियर, ठीक है। चलिए तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये जो सेशन है अच्छा लगा होगा, आप सभी ने इसका भरपूर फायदा उठाया होगा, एंजॉय किया होगा। ऐसे ही
विथ ट्रिक्स, विथ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं फिर से आपके समक्ष लाऊंगा कल वीडियो। मतलब ये रोज आपका चलेगा। हम जो है लगभग आपको बताया 5 से 6 दिनों तक ऐसे डोसेस देते जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े और इंक्रीज करूंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ रिस्ट्रिक्शन ये है, मतलब मेरे इन द सेंस इसमें कि 99 स्लाइड्स आ सकती हैं। अब 99 स्लाइड्स मतलब हर प्रश्न में एक्सप्लेनेशन होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 70 से 80 क्वेश्चन हम लगभग रोज करें विथ मल्टीपल फैक्ट्स, या कोशिश करेंगे भाई पूरे 90 क्वेश्चन ही कर लेंगे। फैक्ट्स हम वहीं पर बता देंगे, वहीं पे हम साइड में लिख देंगे, ऐसा कोशिश हमारी रहेगी। बट मल्टीपल आपको यहाँ पर चीजें मिलेंगी, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं हम कल वीडियो नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।